ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 291। मंगल का उपराज्यपाल। विशाल धूल भरे लाल मैदानों पर दर्जनों गोले खड़े थे जो एक साथ मिलकर एक विशाल शहर का निर्माण कर रहे थे। शहर पूरी तरह से जमीन पर नहीं था, इसके बजाय ये बड़े गोले के भीतर तैर रहा था। उनमें से 3 दर्जन गोले थे और उनमें से प्रत्येक बहुत बड़ा था और आधे ईथर शहर के आकार का था। पूरा शहर 1 दर्जन से ज्यादा ईथर शहरों के आकार का था। इसमें एक असम्मित सुंदरता थी। ये वास्तव में एक चौंकाने वाला दृश्य था। सबसे निचली परत पर स्थित गोले जो शहर की नींव बनाते थे और उसका पूरा भार उठाते थे, आधे जमीन में दबे हुए थे और दूसरे आधे खुले हुए थे। उन्होंने दूसरे गोले का भार उठाया और साथ मिलकर गोले ने मंगल ग्रह का शहर बनाया। बाहर से शहर गोले के अंदर एक उल्टे तरीके से फैला हुआ लग रहा था। अनगिनत इमारतें और अंतहीन भीड़ गोले को भर रही थी, चाहे वह ऊपर से हो, नीचे से, बाएं से या दाएं से। यह एक शानदार नज़ारा था। पहली बार आने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह एक अद्भुत नज़ारा था। वान बाओले के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह क्रूज़र पर खड़ा था और देख रहा था कि मार्टियन कॉलोनी सिटी तेजी से आ रही है और जैसे जैसे वे उसके करीब पहुंच रहे थे, उसका आकार बढ़ता जा रहा था। उसका दिल शांत नहीं हो रहा था। फेडरेशन मीडिया की व्यापक कवरेज के बावजूद मंगल एक रहस्य बना हुआ था। ग्रह के बाहर सूचना के प्रसार की अनुमति नहीं थी। नतीजतन कॉलोनी शहर की कुछ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग थी। गैर मार्टियन जनता के लिए रिलीज की गई कुछ रिकॉर्डिंग को संपादित किया गया था। उनमें जो दिखाया गया था वह वान बाओले की अपनी आंखों से जो देख रहा था उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। जब वह सदमे और विस्मय से लड़खड़ा रहा था तो क्रूज़र धीमा हो गया। जब यह अपने बाएं पंख के पास पहुंचा और अपने पैरामीटर के पास पहुंचा तो यह एक गोले में समा गया। क्रूज़र शहर में कहीं एक बंदरगाह पर उतरा। एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ ये शांत हो गया। वान बाओले ने एक गहरी सांस ली, अपनी शर्ट को चिकना किया, फिर अपना सिर उठाया और आत्मविश्वास से बाहर निकल गया। किसी को उसके आने की खबर पहले ही मिल गई थी और वह बंदरगाह पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वान बाओले क्रूज़र से बाहर निकला, एक सफ़ेद लड़ाकू सूट पहने युवक क्रूज़र के नीचे खड़ा हो गया और उसने वान बाओले की ओर गहरी सलामी देते हुए अपनी मुट्ठियां बांध लीं। वह अभी अभी आया था और वहां पहले से ही कोई उसका स्वागत करने और उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आने के लिए तैयार था। वान बाओले मंगल ग्रह पर अपने भविष्य के जीवन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह जोर से हंसा और दूसरे युवक को अपने पैरों पर खड़ा किया और उसके साथ खुशी खुशी बातचीत करने लगा। वान बाओले का अभिवादन करने के बाद युवक ने अपनी जेड स्लिप के माध्यम से वान बाओले की पहचान सत्यापित की। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर वह अधिक सम्मान और विनम्रता के साथ फिर से झुका। पवेलियन हेड वांग, हमारे नए डिप्टी गवर्नर आपको व्यक्तिगत रूप से आपका नया पद सौंपेंगे। वह आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया इस ओर जाएं। नए डिप्टी गवर्नर। वान बाओले ठिठक गए। यह एक सुखद आश्चर्य था। उन्होंने महसूस किया कि इथरियल दाओ कॉलेज संप्रदाय के भगवान वास्तव में उनका पक्ष लेंगे। बाद वाले ने उसके आने से पहले ही कोई संदेश भेज दिया होगा। उसे बेहतर पोस्टिंग दिलाने के अलावा मंगल ग्रह पर रहते हुए वान बाओले के पास भरोसा करने के लिए कोई होगा। इस विचार से वान बाओले उत्साहित हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बंदरगाह से बाहर निकलने के लिए सफ़ेद लड़ाकू सूट पहने युवक का पीछा किया। वे एक निजी शहर क्रूज़र में सवार हुए और मार्टियन कॉलोनी के राजनीतिक केंद्र की ओर तेजी से बढ़े। जोन 18। मार्टियन कॉलोनी 36 विशाल गोलाकार शहर क्षेत्रों से बनी थी। उन्हें तदनुसार नाम दिया गया था, जिसमें जोन 18 राजनीतिक केंद्र था। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के कार्यालय, साथ ही 3 प्रमुख प्रशासनिक विभागों के मुख्यालय, सभी जोन 18 में थे। जब क्रूज़र उनके पास से तेजी से गुजरा तो वान बाओले ने ऊंची इमारतों और विलक्षण वास्तुकला को देखा। पैदल चलने वालों की संख्या अनगिनत थी और कई क्रूज़र एक दूसरे से आगे निकल रहे थे, जो सड़क जैसा लग रहा था। पूरा मार्टियन कॉलोनी शहर जीवन से गुलजार था। मार्टियन आबादी इथरल सिटी की आबादी से ज़्यादा थी। कॉलोनी शहर के काफ़ी बड़े आकार के कारण आप्रवास की कई लहरें आईं और जनसंख्या में वृद्धि हुई। वान बाओले ने अपने प्रस्थान से पहले मार्टियन कॉलोनी के बारे में विस्तार से पढ़ा था। वह जानता था कि यह शहर केवल एक कॉलोनी शहर नहीं था। एक हद तक इसे फेडरेशन की शासी संरचना के तहत एक स्वायत्त शहर माना जा सकता है। मंगल ग्रह की राजनीतिक संरचना संघ की राजनीतिक संरचना से थोड़ी अलग थी। प्रशासन के सबसे निचले से लेकर सबसे ऊंचे स्तर तक के अधिकारी संघ की विभिन्न राजनीतिक ताकतों से आते थे। राज्यपाल के अलावा, जो संघ के प्रति जवाबदेह था, बाकी सभी स्वशासी निकाय थे। सेना का मंगल ग्रह पर भी अपना बेस था। वे पृथ्वी पर संघ से संबद्ध थे, लेकिन स्थानीय सरदारों की तरह काम करते थे। मूल मंगल वासियों की शक्ति को भी कम करके नहीं आंका जा सकता था। संघ द्वारा बार बार दमन के बावजूद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत बने रहे। अन्य राजनीतिक ताकतों ने कॉलोनी शहर में भी अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली थी।
यह एक अराजक जगह थी जो पृथ्वी पर संघ में वर्तमान राजनीतिक माहौल का एक सूक्ष्म रूप थी, साथ ही विभिन्न कुलों और संप्रदायों के उभरते उत्तराधिकारियों के लिए खेती का मैदान भी थी। वांग बाओले ने अपने दिमाग में मंगल के बारे में जो कुछ सीखा था उसे फिर से संगठित करते हुए बाहर की दुनिया को देखा। उसने ग्रह के बारे में अधिक समझ हासिल की। अंत में तेज रफ्तार क्रूजर जोन 18 में पहुंच गया और एक सार्वजनिक चौक में उतरा। सार्वजनिक चौक जमीन का एक बड़ा टुकड़ा था और उसके चारों ओर लाल पेड़ और दूसरे पौधे उगे हुए थे। चौक के बीच में एक इमारत थी जो लौ के आकार की थी, जिसे लाल रंग से रंगा गया था। ये खुले में खड़ी थी। क्रूजर से बाहर निकलते ही वांग बाओले को इमारत से गर्मी की लहरें उठती हुई महसूस हो रही थीं। ये डिप्टी गवर्नर का निजी कार्यालय है। मंडप प्रमुख वांग, कृपया इस तरफ आएं। सफ़ेद लड़ाकू सूट पहने युवक ने वांग बाओले को हल्के से मुस्कुराते हुए रास्ता दिखाया। वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना सिर उठाया और कुछ देर तक लौ के आकार की इमारत को घूरता रहा। फिर वह युवक के पीछे इमारत में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया जो बाहर की गर्मी से बिल्कुल अलग थी। हवा में स्पिरिट क्यूई भी व्याप्त थी, जिसने तुरंत वांग बाओले को ऊर्जा दी। वह युवक के पीछे इमारत में सबसे ऊंचे स्तर पर चला गया। इस तल पर एक लकड़ी का दरवाज़ा था। इसे बैंगनी रंग से रंगा गया था और बंद किया गया था। ये स्पष्ट रूप से डिप्टी गवर्नर का कार्यालय कक्ष था। सफ़ेद लड़ाकू सूट पहने युवक ने पीछे हटने से पहले वांग बाओले को दरवाजे तक पहुंचाया। वांग बाओले ने अपनी कमीज को फिर से चिकना किया। उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं से पढ़े गए विभिन्न शिष्टाचार उसके दिमाग में आए। उसने पेशेवर और सक्षम दिखने की कोशिश की। अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ वह आगे बढ़ा और दृढ़ता से खटखटाया, बहुत जोर से नहीं, लेकिन इतना जोर से कि डिप्टी गवर्नर उसे सुन सके, और धीरे से दरवाजे पर। उसने ठीक 3 बार दस्तक दी। हवा में 3 साफ सुथरी दस्तकें गूंज उठीं। वांग बाओले मन ही मन प्रभावित हुए। एक धार्मिक आयुध मास्टर के रूप में वह एक ही दस्तक से बता सकता था कि यह एक सदी पुरानी लकड़ी थी। इसे कई सालों तक स्पिरिट फ्लूइड में भिगोया गया था और कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए बेहतर ग्रेड सामग्री में से एक थी। मार्टियन कॉलोनी निश्चित रूप से समृद्ध है। वांग बाओले ने आह भरी। दरवाजे धीरे धीरे अंदर की ओर खुले और वांग बाओले के सामने एक साधारण लेकिन सुंदर कार्यालय का इंटीरियर दिखाई दिया। पुराने सोफे और डेस्क से स्पिरिट क्यू निकल रहा था। अंदर स्पिरिट क्यू इतना घना था कि कमरा कोहरे में लिपटा हुआ लग रहा था। घने स्पिरिट क्यू के माध्यम से वांग बाओले ने अपने सामने दीवार पर लटकी एक लैंडस्केप पेंटिंग देखी। पेंटिंग में एक बर्फीला पहाड़ था जिसके नीचे एक नदी बह रही थी। नदी पर एक नाव थी और नाव पर एक बूढ़ा आदमी था। वह घुटने टेककर पहाड़ की ओर मुंह करके लग रहा था कि वह ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा है। अन्य विवरण अस्पष्ट थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक विशाल आकृति पेंटिंग के हिस्से को अस्पष्ट कर रही थी। आकृति वांग बाओले की ओर पीट करके खड़ी थी। जब वांग बाओले की नज़र उस आदमी पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि अचानक से उसमें से एक दमनकारी शक्ति निकल रही है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह महसूस कर सकता था कि वह आदमी कितना शक्तिशाली था। एक सिद्ध कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक। वांग बाओले ने रहस्यमयी चंद्र क्षेत्र में अपने अनुभव के बाद कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों के साधना स्तरों का आकलन करने में अपने कौशल को निखारा था। उसने तुरंत महसूस किया कि उपराज्यपाल एक सिद्ध कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक था। वह जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठियां बांध लीं, उस आदमी की ओर एक गहरा प्रणाम किया जिसकी पीठ अभी भी उसकी ओर थी। नमस्कार डिप्टी गवर्नर, मैं वांग बाओले हूँ। वांग बाओले की आवाज़ कक्षों में दीवारों से टकरा कर गूंजी क्योंकि उसके पीछे के दरवाजे चुपचाप बंद हो गए थे। कमरे में स्पिरिट क्यूई की धुंध अदृश्य हवा के साथ हिलती हुई, बिखरती हुई लग रही थी। अचानक वांग बाओले के सामने खड़ी विशाल आकृति स्पष्ट दिखाई देने लगी। वांग बाओले ने अलग अलग सिलहूट को देखा। उसे लगा कि यह परिचित लग रहा है। इससे पहले कि वह याद कर पाता कि उसने इसे पहले कहाँ देखा होगा, उसके सामने खड़े आदमी की आवाज़ और भी ज्यादा जानी पहचानी सी सुनाई दी। वांग बाओले। उस आवाज़ को सुनकर वांग बाओले की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति पलटा और एक अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा सामने आया। वांग बाओले को समझ नहीं आया कि वह मुस्कुरा रहा है या नहीं। हम फिर मिलेंगे। विशाल विशाल पेड़। वांग बाओले के सिर के अंदर एक विस्फोट हुआ, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से लगभग भाग गई हो। वह आदमी जिसने अभी अभी मुड़कर अपना चेहरा वांग बाओले को दिखाया था, वह था विशाल वृक्ष उत्परिवर्तन जिससे वह कई बार मिला था और जिसकी नवजात आत्मा के दायरे की राह उसने बर्बाद कर दी थी। वांग बाओले के भीतर भावनाओं की गर्जना भरी लहरें उठीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन उसके पीछे के दरवाजे बंद थे। कमरे में किसी तरह की सरणी संरचना स्पष्ट रूप से स्थापित की गई थी। वांग बाओले पीछे हट गया और दरवाजे तक पहुंच गया क्योंकि उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं।
उसे एहसास हुआ कि उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसका चेहरा मुस्कुराहट में बदलने की कोशिश कर रहा था, हालांकि अगर वह मौके पर रोता तो बेहतर होता। वह अपने दिमाग में पागल हो रहा था। अपने सबसे अजीब सपनों में भी उसने मंगल पर पहुंचने पर फिर से विशाल वृक्ष को देखने की उम्मीद नहीं की होगी। विशाल वृक्ष की उपस्थिति का एक ही मतलब था। ये स्पष्ट था कि वह मंगल ग्रह का उपराज्यपाल था। वह बुरी तरह डर गया था। वांग बौले अपने धार्मिक हथियार निकालने के लिए तैयार था। उसके दिमाग में पागलों की तरह गियर घूम रहे थे। वह तुरंत घुटी हुई आवाज में चिल्लाया, उपराज्यपाल, मैं 4 दाव कॉलेजों में से हूँ। मुझे फेडरेशन के अध्यक्ष से यहाँ तैनात होने के आदेश मिले हैं। मत करो, तुम कोई भी जल्दबाजी मत करो। विशाल पेड़ ने वांग बौले को घूरते हुए देखा। उसने वांग बौले की हरकतों को देखा और उसे पता चल गया कि वह बहुत हैरान था और अपनी जान बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हें कभी नहीं लगा कि फेडरेशन के अध्यक्ष मुझे एक वैध पहचान देंगे, है न? मैं अब आधिकारिक तौर पर फेडरेशन का सदस्य हूं और मार्टियन कॉलोनी का उपराज्यपाल हूं। क्या तुम जानते हो क्यों? विशाल पेड़ ने लापरवाही से पूछा। वांग बौले ने देखा कि विशाल पेड़ का उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था और उसने राहत की सांस ली, हालांकि उसने अपनी सुरक्षा कम नहीं की। वह जल्दी ही अपने सदमे से उबर गया। चूंकि विशाल वृक्ष को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, इसलिए वह उसे इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वांग बाओले को अपने मंगल ग्रह पर तैनाती के बारे में कुछ गड़बड़ लगने लगी। विशाल वृक्ष को मुझसे कुछ शिकायत जरूर है। उसने कुछ किया होगा। वांग बाओले उदास हो गया। उसने मन ही मन आह भरी। हालांकि वह विशाल वृक्ष के सवाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसने हिम्मत जुटाकर साथ निभाने का फैसला किया। क्यों तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? विशाल वृक्ष की आंखों में अचानक आग लग गई। उसने वांग बाओले को घूर कर देखा और दांत पीसते हुए शब्दों को बाहर निकाला। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नवजात आत्मा के दायरे से सिर्फ एक कदम दूर था। एक कदम दूर। अपनी साधना और युद्ध क्षमताओं के साथ मैं न केवल उपराज्यपाल का पद संभालने में सक्षम हूं, बल्कि राज्यपाल का पद भी मेरी पहुंच में है। विशाल वृक्ष ने वांग बाओले को घूर कर देखा। उसके शब्द कक्षों में गूंज उठे, जिससे वांग बाओले की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। जब उसने पहली बार विशाल वृक्ष को एक कदम दूर कहते सुना था तो वह घबरा गया था। दूसरी बार जब उसने ये कहा था तो वांग बाओले की त्वचा में ऐंठन हो रही थी। तीसरी बार वांग बाओले आंसू के कगार पर पहुंच गया था। वह अब मंगल पर नहीं रहना चाहता था। वह पृथ्वी पर वापस लौटना चाहता था। विशाल वृक्ष ने वांग बाओले को ठंडी निगाहों से घूर कर देखा। वह ठंडा और क्रोध से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन वास्तव में वांग बाओले के कमरे में प्रवेश करने के बाद से उसकी आंतरिक भावनात्मक स्थिति एक अशांत झील की तरह शांत थी। वह वांग बाओले को जो कुछ भी दिखा रहा था वह एक जानबूझकर किया गया कार्य था। उसने वांग बाओले के चेहरे पर भाव देखा और उसकी धड़कती हुई दिल की धड़कन सुनी। उसके माथे पर एक अगोचर शिकन दिखाई दी और उसकी आंखों में कुछ झिलमिला उठा। उसके दिमाग में तेजी से निष्कर्ष बनने लगे। उसने नाक सिकोड़ी। तुम्हारा मिशन तय हो चुका है। मैं तुम्हारा चेहरा फिर से नहीं देखना चाहता, विशाल पेड़ ने कहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक जेड पर्ची वांग बाओले की ओर उड़ी। जैसे ही वांग बाओले ने उसे पकड़ा, उसके पीछे के दरवाजे खुल गए। जेड पर्ची से एक बल निकला और दरवाजे बंद होने से पहले उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। विशाल पेड़ ने वांग बाओले को अनदेखा कर दिया। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, उसके चेहरे पर गुस्से का भाव तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह विचारशीलता का भाव आ गया। वांग बाओले की मंगल ग्रह पर तैनाती तय करने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। वास्तव में यदि यह संभव होता तो वह वांग बाओले के साथ अपने संबंधों को गुप्त रखना चाहता। यही उसके विचार थे जब वह डुआन मुके के सामने खड़ा था और अप्रत्यक्ष रूप से वांग बाओले की रक्षा कर रहा था। वांग बाओले उसके लिए फल के बराबर था, नवजात आत्मा क्षेत्र को प्राप्त करने का उसका आखिरी मौका। यदि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार होता तो वह प्रतीक्षा करता। वह वांग बाओले पर कदम उठाने से पहले संघ का विश्वास प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करता। वह युवक को पूरा निगल जाता और अपने शरीर को पूर्णता तक ले आता। वह इस अवसर का उपयोग अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने और नवजात आत्मा क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए करता। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि संघ वांग बाओले को मंगल ग्रह पर स्थानांतरित करने के आदेश जारी करेगा। ऐसा लग रहा था मानो वे वांग बाओले को चांदी की थाली में परोस रहे हों और वह संदेहास्पद होने से खुद को रोक नहीं सका। डुआन मुके, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं बस इसे उड़ा दूंगा और वांग बाओले को निगल जाऊंगा, नवजात आत्मा क्षेत्र को प्राप्त करूंगा? विशाल वृक्ष ने भौहें सिकोड़ी। रहस्यमय लूना क्षेत्र में घटनाओं के बाद उसने डुआन मुके के प्रति सहज सतर्कता विकसित कर ली थी। वह आदमी अथाह था। वह उसके विचारों को नहीं समझ पा रहा था। काफी देर बाद विशाल वृक्ष ने गहरी सांस ली। उसने फैसला कर लिया था।
उसने यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया। डुआन मुके ने उसके लिए जो भी योजना बनाई थी, उसके बावजूद वह सुरक्षित रहेगा जब तक वह लालच में नहीं आता। वैंग बाओले को दिए गए कार्यालय के लिए यह उसका निर्णय नहीं था, संघ ने इसे नियुक्त किया था। उसने एक नज़र डाली, फैसला किया कि यह इतनी शानदार पोस्टिंग नहीं थी और इसलिए उसने आगे हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठाई। वर्तमान में एक व्याकुल वैंग बाओले ज्वाला के आकार की इमारत से भाग रहा था। बाहर निकलते ही उसने कुछ गहरी सांसें लीं। उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हो रही थी। वह चिंता से पागल होने और उदास होने के बीच बारी बारी से उदास हो रहा था। उसने तुरंत अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग चालू की और इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय प्रमुख से संपर्क किया। जैसे ही कॉल आई, वांग बाओले ने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने फैसला कर लिया है संप्रदाय प्रमुख, मैं इथरियल दाओ कॉलेज के हिस्से के रूप में जीता और मरता हूँ। मैं अपना पूरा जीवन कॉलेज के लिए काम करते हुए बिताना चाहता हूँ। मैं कॉलेज के साथ रहना चाहता हूँ। मैं धार्मिक आयुध मंडप का मंडप प्रमुख बनना चाहता हूँ। मैं अपना बाकी जीवन कॉलेज मिशन में योगदान देते हुए बिताना चाहता हूँ। मैंने देखा कि आप हमारे साथी दाओवादी ओस्मांथस से मिल चुके हैं। मुझे आज ही पता चला कि उन्हें मार्टियन कॉलोनी का उप गवर्नर नियुक्त किया गया है। इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय प्रमुख ने बोलना जारी रखने से पहले आह भरी। आपके अभिलेखों को मार्टियन कॉलोनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। वे अब उसके अधिकार क्षेत्र में हैं। नियमों के अनुसार आपको वापस स्थानांतरित करने से पहले मंगल ग्रह पर कम से कम 1 वर्ष की सेवा करनी होगी। हम दोनों प्राथमिक रैंक 2 नोबल हैं। हम एक ही रैंक के हैं। इससे चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह नवजात आत्मा क्षेत्र से केवल 1 कदम दूर है। उन शब्दों को सुनकर वांग बाओले का दिल बर्फ में बदल गया। उसने अपने हाथों में वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को जकड़ लिया। उसे अचानक लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि आसमान भी अंधकार में और निराशाजनक लग रहा था। संप्रदाय के स्वामी, कृपया फिर से नवजात आत्मा क्षेत्र से 1 कदम दूर होने के बारे में कुछ भी उल्लेख न करें। यह मुझे डराता है। संप्रदाय के स्वामी ने आह भरी। उन्होंने तुरंत वांग बाओले को सांत्वना दी। ज्यादा चिंता न करें। चूंकि हमारे संघ के अध्यक्ष को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, इसलिए वह अब संघ का सदस्य है। वह संघ के नियमों से बंधा हुआ है और कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। इसके अलावा अभी भी मार्टियन कॉलोनी की गवर्नर है। वह एक किरदार है। यहाँ तक कि फेडरेशन के अध्यक्ष भी उसे देखकर कुछ हद तक सम्मान देते हैं। मैं भी कुछ सोचने की कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द तुम्हें वापस ट्रांसफर करवाने के लिए लड़ूंगा। वांग बाओले ने दुखद आह भरते हुए प्रसारण समाप्त करने से पहले कुछ और शब्दों का आदान प्रदान किया। उसके पास बहाने के लिए कोई आंसू नहीं बचे थे। उसके पास अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। काफी देर बाद उसने अपना सिर नीचे किया और उदास चेहरे के साथ अपने हाथ में ज़ेड स्लिप को घूरता रहा। उसने अपनी आत्मा क्यूई के साथ इसे सक्रिय किया। इसकी सामग्री को पढ़ने के बाद वांग बाओले का पहले का दुख और गुस्सा बढ़ गया। यह क्या है? मार्टियन दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी का वाइस डीन। मैं। मार्टियन कॉलोनी की आबादी बहुत ज्यादा थी। विभिन्न राजनीतिक ताकतों की मौजूदगी ने एक गड़बड़ राजनीतिक परिदृश्य बनाया। उक्त राजनीतिक ताकतों ने कॉलोनी में अपने कुछ सबसे योग्य साधकों को भी तैनात किया था। स्वाभाविक रूप से विभिन्न राजनीतिक ताकतों में शक्तिशाली व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों और वंशजों के लिए स्कूल बनाने की आवश्यकता थी। कॉलोनी को भी ऐसी अकादमियों की आवश्यकता थी और शहर में अकादमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वे 4 दाओ कॉलेजों के शासन के अंतर्गत नहीं आते थे, बल्कि कॉलोनी द्वारा सीधे नियंत्रित होते थे। स्कूलों में से 2 अलग थे। एक फायर स्पिरिट अकादमी थी और दूसरी दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी थी। दोनों अकादमियां विशेष थीं क्योंकि मार्टियन कॉलोनी शहर में उनका एक और नाम था। उन्हें अमीरों की अकादमी के रूप में भी जाना जाता था। अमीरों के लिए एक अकादमी का डीन एक सेकेंडरी रैंक 4 नोबल था। इसका वाइस डीन एक प्राइमरी रैंक 5 नोबल था। धिक्कार है तुम पर, मुझसे, एक सम्मानित फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल कल्टीवेटर फेडरेशन के श्रद्धेय 100 सीडलिंग्स में से एक, पृथ्वी पर एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक बेवकूफ़ स्कूल का वाइस डीन बनने के लिए कह रहे हो। मैं शायद सबसे बेकार प्राथमिक रैंक 5 का कुलीन हूँ, सबसे कम शक्ति वाला। अगर कोई और मौका होता तो वांग बाओले नौकरी छोड़ देते, लेकिन उन्हें डिप्टी गवर्नर की याद आ गई। वांग बाओले ने आह भरी। उन्हें लगा कि कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर कायरता दिखानी पड़ती है। इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे बस कुछ समय तक इसे सहना होगा। फिर 1 साल तक जीवित रहने के बाद ट्रांसफ़र के लिए लड़ना होगा और यहाँ से निकल जाना होगा। वांग बाओले ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। उसने फिर से आह भरी, फिर ज़ेड स्लिप के निर्देशानुसार दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी की दिशा में निराश होकर भागा। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था और उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए वांग बाओले ने बेवकूफ़ स्कूल जाने और अपने आवास का मामला सुलझाने का फैसला किया। वांग बाओले ने आगे बढ़ते हुए आह भरी।
वह विभिन्न शहर क्षेत्रों से होते हुए आखिरकार जोन 12 में पहुंच गया। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी। वान बाओले ने स्कूल जाते समय दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी से संपर्क करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और स्कूल को अपने आगमन की सूचना दी। उसके बाद वह स्पिरिट इंट्रानेट पर गया और मार्टियन कॉलोनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन किया। उसने स्कूल के बारे में जानकारी ढूंढना शुरू किया। मंगल ग्रह पर अमीर बच्चों के लिए दूसरी अकादमी के रूप में फायर स्पिरिट अकादमी के साथ इसके बारे में जानकारी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध थी और ऑनलाइन आसानी से प्राप्त की जा सकती थी। वान बाओले को केवल एक साधारण खोज करने की आवश्यकता थी और वह स्कूल के बारे में ढेर सारी जानकारी एकत्र करने में सक्षम था। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी की काफ़ी प्रतिष्ठा थी। मंगल ग्रह पर अमीरों के लिए दूसरी अकादमी के रूप में इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जटिल थी। संघ की सभी प्रमुख राजनीतिक ताकतों की स्कूल में हिस्सेदारी थी। विशेष रूप से ट्रिलोनारिस कॉर्पोरेशन सबसे बड़ा हितधारक था। अगर कोई यह कहे कि दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी मंगल ग्रह के शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के उत्तराधिकारियों के लिए स्थापित की गई थी तो वह सच्चाई से बहुत दूर नहीं होगा। यह एक शीर्ष श्रेणी की अकादमी थी जो लगभग सभी उपलब्ध विषयों को पढ़ाती थी। ये 4 दाओ कॉलेजों के समान नहीं था। हालांकि एक प्राथमिक अकादमी के रूप में जो छात्रों को सच्ची सांस के दायरे में शिक्षा प्रदान करती थी और उनका पालन पोषण करती थी, यह एक संतोषजनक विकल्प था। अकादमी के छात्र या तो धनी या कुलीन परिवार से थे। इस तरह से अभिजात वर्ग की अकादमी की उपाधि उत्पन्न हुई और आम लोगों के बीच इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्तमान डीन ट्रिलोनारिस कॉर्पोरेशन से थे। वे दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी में अपनी वर्तमान नियुक्ति में 5 साल से अधिक समय तक रहे थे। असंख्य कारणों से उनका प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में बिल्कुल अनुकरणीय नहीं रहा था। हालांकि उनके शासन में स्कूल को किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। चीजें सुचारू रूप से चलती रहीं। क्या अभिजात वर्ग की अकादमी है? ये बच्चों के झुंड के लिए एक खेल का मैदान है। वान बाओले ने स्कूल की जानकारी को ब्राउज किया और नाक सिकुड़ी। वह वाइस डीन के रूप में अपनी आगामी नियुक्ति से नाखुश थे, जिसने स्कूल के बारे में उनकी धारणा को प्रभावित किया। उन्होंने जल्द ही अपना विचार बदल दिया। ऐसा तब हुआ जब वह स्कूल पहुंचा और स्कूल के गेट पर पहली नज़र डाली। गेट 500 मीटर से ज़्यादा लंबे थे। वे नक्काशीदार ड्रैगन और गढ़ी हुई फीनिक्स की एक शानदार झलक थे और वे एक सुंदर परंपरा की हवा को बाहर निकालते थे। अगर कोई नहीं जानता था कि यह एक स्कूल है तो उन्हें लगता होगा कि वे मार्टियन कॉलोनी गवर्नर के मंडप के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। ये वह चीज़ नहीं थी जिसने सौदे को पक्का कर दिया। एक धार्मिक आयुध साधक के रूप में वान बाओले ने जल्दी से हवा में एक ताज़ा खुशबू महसूस की। उसने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और अपने बाद के सदमे को नियंत्रित नहीं कर सका। दरवाजे वास्तव में स्पिरिट क्ले से बने हैं। वे विशाल पेड़ के दरवाजों से कहीं ज़्यादा मूल्यवान हैं। वान बाओले की आंखें लगभग उसके सिर से बाहर निकल आईं और उसकी सांसें असमान हो गईं। स्पिरिट क्ले कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामग्री थी। इसकी कीमत तय की गई थी और वजन के हिसाब से निर्धारित की गई थी और यह सस्ती नहीं थी। ये लगभग अविश्वसनीय था कि उसके सामने स्कूल के गेट स्पिरिट क्ले से बनाए गए थे। यहाँ तक कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में रहने वाले वान बाओले को भी निर्माण सामग्री की अनुमानित लागत की गणना करने में कुछ समय लगा। उसका आगमन दोपहर की छुट्टी के समय हुआ। जब वह स्कूल के गेट से बाहर खड़ा था तो उसने स्कूल परिसर के अंदर और बाहर कई शानदार क्रूज़र को दौड़ते हुए देखा। वान बाओले को कुछ क्रूज़र परिचित लगे। उसने इथरियल फ्रूट फेस्ट में इसी तरह के क्रूज़र देखे थे और कुछ और भी शानदार थे। हीरे से बने क्रूज़र थे, जबड़े छोड़ने वाले डिज़ाइन वाले क्रूज़र थे और राक्षसों के आकार के क्रूज़र थे। सभी प्रकार के क्रूज़र मिल सकते थे। अगर सब कुछ यहीं रुक जाता तो अच्छा होता। जब वान बाओले यह नज़ारा देखकर चकित रह गया तो एक शिक्षक ने गेट पर वान बाओले को देखा। अकादमी ने वान बाओले का संदेश प्राप्त करने के बाद स्कूल के गेट पर उनका स्वागत करने की व्यवस्था की थी। वह अपनी अधेड़ उम्र में एक दुबला पतला आदमी था। उन्होंने ये सुनिश्चित करने में बहुत सावधानी बरती कि वान बाओले वास्तव में वही व्यक्ति है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। फिर वे उत्सुकता से वान बाओले की ओर तेजी से चले। सम्मानित साथी दाववादी, क्या आप डीन वान बाओले हैं? वान बाओले अभी भी भावनात्मक रोलर कोस्टर में फंसे हुए थे। स्कूल के गेट और उनके चारों ओर भागते छात्रों को देखकर चौंक गए। उन्होंने शिक्षक का सवाल सुना और देखा। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद शिक्षक ने वान बाओले की पहचान की पुष्टि की और मित्रवत हो गए। उन्होंने वान बाओले को स्कूल में ले गए। डीन वांग, हम इतने लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे थे। आप आखिरकार यहाँ आ गए। अधेड़ उम्र के शिक्षक ने खुलकर मुस्कुराया। जैसे ही उन्होंने वान बाओले को स्कूल में ले गए, उन्होंने वान बाओले को परिसर का परिचय देना शुरू किया। अकादमी का मैदान 300 एकड़ भूमि में फैला हुआ था। इसमें सभी तरह की सुविधाएं और मजबूत शिक्षण स्टाफ था। जैसे ही वान बाओले परिसर में टहल रहे थे, उन्हें एक वास्तविक स्कूल के बजाय एक बगीचे में होने का प्रबल एहसास हुआ। मानव निर्मित झीलें, कृत्रिम पहाड़ और विशाल भूमि हर जगह देखी जा सकती थी।
आत्मा क्यूई परिसर में व्याप्त थी। ये इथरियल दाओ कॉलेज में ऊपरी अकादमी द्वीप के बराबर था। सब कुछ वान बाओले की समझ को पुष्ट करता था और स्पष्ट करता था कि अभिजात वर्ग की अकादमी वास्तव में क्या होती है। उसने टहलते हुए कई और छात्रों को देखा। उसकी आंखें फिर से उभर आईं। ऐसा लग रहा था कि अकादमी में पढ़ने वाली महिला छात्रों के शरीर गुणवत्तापूर्ण आहार की मदद से पृथ्वी पर अपने साथियों की तुलना में काफ़ी अधिक विकसित थे, जो अपनी मानकीकृत वर्दी के नीचे छिपे हुए थे। उसने एक युवक को अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए एक इमारत से बाहर निकलते देखा। उसी उम्र के कई अन्य लोग उसके पीछे चल रहे थे। वे चलते समय अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से स्पिरिट स्टोन निकाल रहे थे। जो कोई भी अपनी मुट्ठी बांधकर उस युवक का अभिवादन करता था, उसे तुरंत उसके अनुयायियों से स्पिरिट स्टोन मिल जाते थे। क्या वह क्या कर रहा है? क्या उसके परिवार के पास स्पिरिट स्टोन की खदान है? वांग बाओले भ्रमित हो गया। उससे परेशान मत होइए, डीन वांग। वह ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन से है। वे स्पिरिट स्टोन देने के इस कृत्य को दिखावा कहते हैं। शिक्षक ने उसे समझाते हुए शांत भाव से कहा। दिखावा? वांग बाओले ने बड़बड़ाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह शाही महल के बाहर खड़ा एक भिखारी हो। वहाँ कोई अजीब सी शक्ति थी जो उसकी कल्पना को बेकाबू होने से रोक रही थी। हैरान वांग बाओले को अपने सामने आए दृश्यों से झटका लगता रहा और वह धीरे धीरे उस अजनबी माहौल में ढलता चला गया जब उसे डीन के दफ्तर में लाया गया। जैसे ही उसने दफ्तर के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसका पेट काफी बड़ा था, उसके हमशक्ल जैसा लेकिन उससे दोगुना बड़ा, बड़ी मुश्किल से खुद को सोफे से उठा रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। बूढ़ा आदमी दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी का वर्तमान डीन था। वांग बाओले जानता था कि उसके सामने खड़ा वह आदमी था जो अगले पूरे साल के लिए उसका वरिष्ठ होगा। अपनी नियुक्ति के प्रति असंतुष्ट होने के बावजूद वह वास्तव में स्कूल की भव्यता से अभिभूत था। उन्होंने उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं से प्राप्त शिक्षाओं के साथ साथ लियू दाओबिन से सीखे गए पाठों का सहज रूप से पालन किया और सम्मान का दिखावा किया। वांग बाओले के आगमन से पुराने डीन को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने वांग बाओले का बहुत उत्साह से स्वागत किया, फिर वांग बाओले को अपने साथ बैठा लिया। ये देखने के बाद कि वांग बाओले ने केवल आधी सीट ली है और उनके हाव भाव उनके प्रति सम्मानपूर्ण हैं, हाल ही में लोकप्रियता में उछाल से किसी में जो अहंकार आ सकता है वह नहीं दिखा रहे हैं, डीन की मुस्कान और भी गर्म हो गई। उन्होंने वांग बाओले के साथ सहजता से बातचीत की और स्कूल के बारे में कुछ बातें साझा कीं। फिर उन्होंने अंत में गंभीरता से कहा, बाओले, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरे पास अकादमी को संभालने की ऊर्जा नहीं है। अब से आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होंगी। लेकिन आप युवा हैं और इथरियल दाओ कॉलेज से स्नातक हैं, इसलिए यह आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या तो अमीर परिवारों से हैं, उनके माता पिता मार्टियन कॉलोनी प्रशासन के उच्च प्रबंधन में हैं, या उनके पूर्वजों ने कॉलोनी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। दूसरे शब्दों में, वे सभी प्रभावशाली पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके माता पिता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे बेहतरीन बने। हमारी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। हमारे स्कूल का मिशन उन्हें भविष्य की प्रतिभाओं के रूप में तैयार करना है। यह आपके काम का मुख्य केंद्र होगा। स्कूल में 800 से ज़्यादा शिक्षक भी हैं जो आपकी देखरेख में आते हैं। प्रोत्साहन के एक और दौर के बाद पुराने डीन ने वांग बाओले को अपने साथ लाया और स्कूल प्रबंधन के बाकी लोगों से उसका परिचय कराया। उन्होंने वांग बाओले की नियुक्ति की पुष्टि की। उनके सच्चे विचारों के बावजूद प्रबंधन टीम के बाकी लोग वांग बाओले के प्रति सम्मानजनक और विनम्र दिखाई दिए। आखिरकार वह एक प्राथमिक रैंक 5 नोबल था। पुराने डीन को छोड़कर वह स्कूल में सबसे उच्च रैंकिंग वाला और सबसे अधिक अधिकार वाला व्यक्ति था। पुराने डीन के जाने से पहले उन्होंने वांग बाओले से कुछ मदद करने का अनुरोध किया। बाओले, कुछ समय पहले धार्मिक आयुध कक्षा के प्रभारी शिक्षक के साथ कुछ हुआ था। शिक्षक तब से चले गए हैं। प्रतिस्थापन अभी तक नहीं आया है। क्या आप इस बीच कक्षा की पढ़ाई संभालने में मदद कर सकते हैं? पुराने डीन ने पूरे आदान प्रदान के दौरान वांग बाओले के साथ दयालुता और मित्रता से व्यवहार किया। इसका एक हिस्सा वांग बाओले की प्रतिष्ठा और उनकी पृष्ठभूमि के कारण था, जबकि इसका एक बड़ा हिस्सा डीन के चरित्र और उम्र के कारण था। वांग बाओले एक ऐसे व्यक्ति थे जो दयालुता का जवाब दयालुता से देते थे। उन्होंने डीन के अनुरोध पर सहमति जताई। युवा होना अच्छा है। बूढ़े डीन ने वांग बाओले के कंधे पर थपथपाया और फिर मुस्कुराते हुए चले गए। वांग बाओले ने बूढ़े डीन के गोल मटोल शरीर को गलियारे में लड़खड़ाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण ठोकर खाकर गिर सकता है। डीन के गलियारे के अंत तक पहुंचने और गायब हो जाने के बाद वांग बाओले ने मुड़कर स्कूल से खुद को परिचित करना शुरू कर दिया। आखिरकार यह काम पर उसका पहला दिन था। उसे जो भी जरूरी था उसे करने का दायित्व था, भले ही उसका दिल उसमें न हो। स्कूल के एक विभागाध्यक्ष ने जल्द ही वांग बाओले को ढूंढ निकाला। उन्होंने वांग बाओले के रहने की व्यवस्था की और यह भी पूछा कि क्या उन्हें किसी सहायक की जरूरत है।
शिक्षकों और छात्रों से संबंधित कई व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी थे, साथ ही कई अन्य प्रशासनिक कार्य भी थे जिन पर वांग बाओले का ध्यान देने की जरूरत थी। वांग बाओले दिन भर व्यस्त रहे और रात होने पर उन्हें आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। दोपहर भर काम करने के बाद वांग बाओले को दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के अंदरूनी कामकाज की बेहतर समझ मिली। यह एक ऐसा स्कूल है जहां छात्रों का बोलबाला है, उन्हें सीखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और शिक्षकों का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आखिरकार हर छात्र के पीछे परेशान करने वाली राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है जिस पर शिक्षकों को विचार करना होता है। यह उन्हें माइग्रेन देने के लिए पर्याप्त है। वांग बाओले को फाइल नीचे रखते समय सिरदर्द महसूस हो रहा था। पुराने डीन ने कहा कि हमारा मिशन उन्हें प्रतिभाओं में ढालना है, यह एक असंभव काम है। वांग बाओले ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें लगा कि दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी एक वास्तविक स्कूल से ज्यादा एक चाइल्ड केयर सेंटर है। यहाँ के शिक्षक शिक्षक नहीं हैं, वे नानी हैं। वांग बाओले पहले से ही अपनी नियुक्ति से असंतुष्ट थे। वर्तमान में स्कूल के बारे में अधिक जानने के बाद उनके दिल में नाराजगी बढ़ गई। वांग बाओले ने दस्तावेज नीचे रखते हुए अपना सिर हिलाया। वह स्कूल द्वारा उसके लिए तैयार की गई जगह पर लौट आया। यह एक मानव निर्मित झील के किनारे पर बना 3 मंजिला मंडप था। हवा में मोटी स्पिरिट क्यूई फैली हुई थी और आसपास का वातावरण शांत और शांतिपूर्ण था। वांग बाओले झील के किनारे बैठ गया और पिछले दिन की घटनाओं को याद करने लगा। उसने आह भरी। सबसे पहले यह विशाल पेड़ से टकराना है, फिर एक स्कूल में नियुक्ति है। मैं 100 सीडलिंग में से एक हूँ, फेडरेशन में सबसे अच्छा दिखने वाला लड़का। मैं सितारों को निशाना बना रहा हूँ। मुझे यहाँ नानी का काम नहीं करना चाहिए। वांग बाओले ने निराशा से आह भरी। वह अभी भी विशाल पेड़ से अपनी मुलाकात को लेकर परेशान था। स्कूल का माहौल बुरा नहीं था, लेकिन यह अभी भी इथरियल दाओ कॉलेज में मंडप प्रमुख होने के बराबर नहीं था। इसे भूल जाओ, चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ इसलिए मुझे थोड़ा प्रयास करना चाहिए। जल्दी से साल खत्म करो और संप्रदाय के स्वामी से मुझे वापस भेज दो। ये सोचकर वांग बाओले ने फिर से आह भरी। उसने विशाल वृक्ष के बारे में अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया और अपने मंडप में लौट आया। स्कूल की फिजूल खर्ची पर एक बार फिर आह भरते हुए वह क्रॉस लेग बैठ गया और पूरी रात चुप रहा। अगली सुबह वांग बाओले अपने कार्यालय गया। वह विभिन्न प्रशासनिक स्कूल मामलों को संभालने के मूड में नहीं था, न ही वह स्टाफ और छात्र रिकॉर्ड को पढ़ने के मूड में था। उसने अपने नुमिनस ट्रेजर को प्रमुख अपग्रेड का एक और दौर देने के बारे में सोचते हुए अपने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। जब वह अपने नुमिनस ट्रेजर को अपग्रेड करने और अभ्यास को कैसे अंजाम दिया जाए और इसके लिए आवश्यक लागत के बारे में सोचते हुए गहन विचारों में डूबा हुआ था, तो उसे एक सूचना मिली। वह जिस कक्षा को अस्थायी रूप से संभालने वाला था वह शुरू होने वाली थी। मुझे आश्चर्य है कि जुओ यिफान और झाओ यामिंग अब कैसे कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, वे मुझसे बेहतर समय बिता रहे होंगे। वांग बाओले को उस कक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसे वह पढ़ाने जा रहा था। हालांकि चूंकि उसने पुराने डीन से वादा किया था, इसलिए वह उसे पढ़ाएगा। उसने कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें लीं और कक्षा में चला गया। वह कक्षा में अंदर कदम रखने से पहले ही जोर जोर से बकबक सुन सकता था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। ये लगभग 30-40 छात्रों वाली एक अपेक्षाकृत छोटी कक्षा थी। कक्षा को लड़के और लड़कियों में बराबर बराबर बांटा गया था। छात्र बैठे थे, खड़े थे और यहाँ तक कि चल फिर भी रहे थे। जब वह अंदर आया तो कक्षा में बकबक थोड़ी शांत थी। छात्रों की नज़रें वांग बाओले पर टिकी थीं। एक नया धार्मिक आयुध शिक्षक। वह जाना पहचाना लग रहा है। तुम लोग खबरों से अपडेट नहीं हो रहे हो। वह वांग बाओले है जो संघ के 100 सीडलिंग में से एक है। वह नया वाइस डीन है। 30-40 पुरुष और महिला छात्र एक शांत गर्मागर्म चर्चा में लगे हुए थे। कई लोगों ने जब पाया कि वांग बाओले कौन है तो वे ध्यान से देखने लगे। वांग बाओले ने छात्रों का मूल्यांकन किया क्योंकि वे उसे घूर रहे थे। उसने कुछ नाराजगी के साथ देखा कि उनमें से एक युवक वही था जो कल दिखावा कर रहा था। सौभाग्य से कक्षा में छात्राएं काफ़ी अच्छी तरह से सुसज्जित और देखने में अच्छी थीं। इससे वांग बाओले का मूड ठीक हो गया। मुझे स्कूल को यूनिफॉर्म बदलने के लिए राजी करना चाहिए। वे बहुत बड़ी हैं। ये छात्रों के शारीरिक विकास के लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं है। वांग बाओले खांसने लगा। फिर उसने अपनी हथेली डेस्क पर पटक दी। चलो शुरू करते हैं। छात्र इत्मीनान से अपनी डेस्क पर चले गए। जब उन्होंने वांग बाओले को देखा तो वे सम्मान से ज्यादा दिलचस्पी से देख रहे थे। वांग बाओले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक अस्थायी स्थानापन्न शिक्षक के रूप में उसका यहाँ होना सिर्फ उसकी ओर से एक इशारा था। चलो कक्षा को समाप्त करते हैं ताकि मैं वापस जाकर अपने अनमोल खजानों के उन्नयन और परिशोधन के बारे में बता सकूं। वांग बाओले ने अपनी नज़रें हटा लीं। उसका दिल छद्म नानी की नौकरी में बिल्कुल नहीं था। उसने चिप्स का एक बैग निकाला और कक्षा के सामने चबाना शुरू कर दिया। जब छात्र उसे अविश्वसनीय रूप से देख रहे थे तो उसने पढ़ाना शुरू कर दिया।
वांग बाओले ने पाठ्य पुस्तक में जो कुछ भी लिखा था उसका पालन किया, कभी कभी धार्मिक आयुधों के बारे में अपने व्यक्तिगत ज्ञान को भी शामिल कर लिया। पहली जानकारी मानक जानकारी थी, जबकि दूसरी स्पष्ट रूप से अमूल्य ज्ञान था जो धार्मिक आयुधों के बारे में उसकी समझ को दर्शाता था। हालांकि छात्रों में स्पष्ट रूप से ध्यान और अनुशासन की कमी थी। कुछ मूल मार्टियन को छोड़कर, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुना, विभिन्न राजनीतिक ताकतों के परिवारों के अन्य छात्रों ने शुरू में कक्षा की शुरुआत में ध्यान दिया था, मुख्य रूप से वांग बाओले में रुचि के कारण, इससे पहले कि वे जल्द ही पाठ में अपनी रुचि खो देते। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के सभी लोगों के चेहरे पर घमंड था, वे वांग बाओले के प्रति लगातार घृणा करते जा रहे थे। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के लोग भी थे। मिस्टिक लूना रियल्म की विफलता गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के लिए एक बड़ा झटका थी। हालांकि उनके माता पिता मार्टियन कॉलोनी से थे और इस मामले से शायद ही प्रभावित हुए। ऐसा नहीं है कि इसने उन्हें अपनी हड्डियों में पैदा हुई स्वाभाविक शीतलता और वैराग्य को प्रदर्शित करने से रोका। प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय के कुछ छात्र भी थे। 2 मुख्य संप्रदायों के शिष्यों के उत्तराधिकारी अपना स्वयं का संप्रदाय चुन सकते थे। हालांकि इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था। कई लोगों ने अपने बच्चों को बुनियादी साधना और शिक्षा प्राप्त करने के लिए मंगल ग्रह पर एक स्कूल में भेजने का विकल्प चुना। ढोंगी युवक और उसका दल त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन से थे। ऐसा लग रहा था कि वे आलस्य और सुस्ती की आदत में पड़ गए हैं। वे एक दूसरे से धीमी आवाज में बात करते रहे, कभी कभी शेखी बघारते रहे। एक पाठ के दौरान वांग बाओले ने 5 बैग स्नैक्स खा लिए। उसने अपना मुंह पोंछा और जाने वाला था। वह वापस जाना चाहता था और अपने अनमोल खजाने के लिए अपग्रेड देखना चाहता था। हालांकि जैसे ही वह कक्षा से बाहर निकलने वाला था, छात्रों में से एक खड़ा हुआ और चिल्लाया। ये ढोंगी हरकतों वाला युवक था जिसने वांग बाओले पर इतना गहरा प्रभाव डाला था। शिक्षक, कृपया प्रतीक्षा करें। वह अपने अनुचरों के साथ वांग बाओले की ओर तेजी से बढ़ा। वह वांग बाओले के सामने खड़ा हो गया और दरवाजे तक जाने वाले वांग बाओले के रास्ते को रोक दिया। वांग बाओले ने अपने कदम रोके और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मंगल ग्रह पर आने के बाद से ही उसका मूड ठीक नहीं हुआ था। उसने उस व्यक्ति को घूरकर देखा जिसने उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत की। वह बोलने ही वाला था कि युवक ने हल्के से मुस्कुराकर परिपक्वता और अनुभव का दिखावा किया। उसने वांग बाओले की ओर अपनी मुट्ठियां बांधी और सहजता से कहा, शिक्षक, मैंने सुना है कि आप जो कठपुतलियां बनाते हैं वे अति यथार्थवादी हैं। वे पूरे संघ में प्रसिद्ध हैं। क्या वे बिक्री के लिए हैं? अन्य छात्रों ने तुरंत उत्सुकता से अपना सिर उठाया और वांग बाओले की ओर देखा। कुछ लोगों ने जो उसकी कठपुतलियों के बारे में सुना था, उनके चेहरे पर दिलचस्पी की झलक थी। वांग बाओले आश्चर्यचकित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि युवक उसकी कठपुतलियों के बारे में पूछेगा। उसके भीतर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी कठपुतलियां वास्तव में इतनी प्रसिद्ध हो गई हैं। फिर भी उसने एक पोकर फेस वाला भाव बनाए रखा। एक बच्चे के लिए आपकी नज़र बहुत तेज है। हालांकि ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हैं। कठपुतलियों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। वे खिलौने नहीं हैं। जब तुम वयस्क हो जाओगे तब तुम एक खरीद पाओगे। वांग बाओले ने युवक की ओर देखा और फिर उसे फटकार लगाई और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। युवक वांग बाओले की उदासीनता से घबरा गया और जल्दी से चिल्लाया, शिक्षक, मैं पहले से ही वयस्क हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे वयस्क होने के उपहार के रूप में मंगल ग्रह पर एक होटल खरीदा है। ये फायर स्पिरिट अकादमी के ठीक सामने स्थित है। यह एक शानदार जगह है। मैं इसे आपकी एक कठपुतली के बदले में दे दूंगा। क्या? वांग बाओले ने अपनी जगह पर विराम लगा दिया। वह पीछे मुड़ा और अपनी चौड़ी आंखों में आश्चर्य के साथ युवक को घूरने लगा। एक कठपुतली के लिए होटल? ठीक है शिक्षक, क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं या नहीं? युवक ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो जोर से बता रहा था कि वह कितना अमीर और बड़ा हो गया है। वांग बाओले ने सांस ली। दूसरे की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद उसे ये सब अविश्वसनीय लगा। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि शायद त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के लोग अपनी अपार संपत्ति के कारण मूर्ख बन गए हैं। वह अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने पूछा, क्यों? बहुत से लोग कठपुतलियां बनाते हैं। तुम उन्हें मुझसे क्यों खरीद रहे हो? सवाल सुनकर युवक ने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और अहंकार से कहा, जिन डुओमिंग के पास तुम्हारी कठपुतलियां हैं, मैंने उन्हें कुछ समय पहले पृथ्वी पर वापस आते समय देखा था और वह उन्हें मेरे सामने दिखाता रहा। मैं इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे भी एक चाहिए। मुझे बिल्कुल वैसी ही मादा कठपुतली चाहिए। वांग बाओले ने अपने सामने खड़े आत्मसंतुष्ट युवक को एक गहरी, अर्थपूर्ण नज़र से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। अगर वह इस बच्चे का पिता होता तो उसे नरक में ले जाता और वापस लाता। बच्चा एक पूर्ण आपदा था। ऐसा लगता है कि त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के लोग सामान्य नहीं हैं। वे सभी उड़ाऊ बेटे और बेटियां हैं। जिन डुओमिंग ने एक टुकड़े के बदले में एक धार्मिक आयुध का इस्तेमाल किया और यह बच्चा एक कठपुतली के लिए अपने होटल का आदान प्रदान कर रहा है।
वांग बाओले ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वह बार बार अति धनी लोगों से टकरा रहा था। उसे लगा कि वह अपने भाग्य के आगे और अधिक झुक रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसका भाग्य इन अमीर लोगों को अपना पैसा खर्च करने के लिए और अधिक तरीके प्रदान कर रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे भाग्य ने जो मेरे सामने प्रस्तुत किया है उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ये सोचकर वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी और उसने युवक के कंधे पर थपथपाया। बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। वांग बाओले ने तुरंत वह कठपुतली निकाली जिसके लिए वह कह रहा था और उन्होंने लेन देन पूरा किया। वांग बाओले अपने हाथों में स्थानांतरण विलेख लेकर खुशी खुशी कक्षा से बाहर चला गया। कक्षा के अंदर युवक भी अपनी कठपुतली को खुशी से देख रहा था। उसकी आंखें उत्साह और खुशी से चमक रही थीं। जब वांग बाओले अपने कार्यालय में पहुंचा तो वह अचानक दरवाजे से कुछ कदम पहले रुक गया। उसने अपना माथा पीट लिया। ये सही नहीं है। मेरा इरादा स्थानांतरित होना है। मैंने मंगल ग्रह पर व्यवसाय क्यों शुरू किया? उस समय उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। वह जाने के बाद होटल को स्थानांतरित नहीं कर पाएगा और इसे बेचना भी बेकार होगा। उसने आने से पहले मंगल ग्रह पर कुछ शोध किया था। मंगल ग्रह पर संपत्ति कीमती है और बहुत पैसे की कीमत है। इसे भूल जाओ, चलो अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। इसे अभी भी मंगल ग्रह पर एक शानदार शुरुआत माना जाता है। वांग बाओले का मूड स्पष्ट रूप से बेहतर हो गया। उसने अपने कार्यालय का दरवाज़ा खोलते हुए गुनगुनाया, दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी उतनी बुरी नहीं लगी जितनी उसने शुरू में सोची थी। क्या मुझे कक्षा में खड़े रहने और भविष्य के पाठों में मदद करने के लिए कुछ और कठपुतलियां बनानी चाहिए? वांग बाओले को ऐसा करने का लालच था। ये धन और संपदा के लिए एक अच्छा रास्ता लग रहा था। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के वाइस डीन के रूप में अगर वह चाहता तो उसके पास खुद को व्यस्त रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं। हालांकि अगर वह चाहता तो अपने लिए खाली समय भी निकाल सकता था। बाद वाला वही था जो वांग बाओले कर रहा था। वह जल्दी अपने मंडप में लौट आया और अपने दिमाग में अपने असंख्य खजानों के उन्नयन के बारे में सोचना जारी रखा। उसने आखिरकार देर रात अपने सभी असंख्य खजानों का संगठन पूरा कर लिया। तब उसने वास्तविक शिल्प और शोधन शुरू किया। जब वह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंचा तो वांग बाओले को एहसास हुआ कि चौथी कक्षा के असंख्य खजानों को तैयार करने के अपने प्रयासों के दौरान अतीत में उसे जो अड़चन आई थी वह उसकी साधना में प्रगति के साथ गायब हो गई थी। यही कारण था कि उसने अपने अद्भुत खजानों को उन्नत और समृद्ध करना शुरू कर दिया था। इस भव्य परियोजना के लिए पर्याप्त व्यय की आवश्यकता थी। सौभाग्य से वांग बाओले के पास पर्याप्त बचत थी। उसने सामग्री की लागत की परवाह नहीं की और अपने अद्भुत खजानों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसने अपनी साधना भी बंद नहीं की। उसने लाइटनिंग दाव प्रथम खंड का अभ्यास जारी रखा और अपने दाहिने पैर के भीतर बिजली के टैटू को मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। यह उसके पैर के किक के साथ बिजली का एक बोल्ट छोड़ने के लिए तैयार था। ऐसा लगता था कि यह लाइटनिंग डोमेन में उसके द्वारा सीखी गई बिजली रहस्यवादी तकनीकों से संबंधित था। उसने लाइटनिंग दाव प्रथम खंड के साथ कुछ प्रगति की थी, लेकिन डार्क आर्ट के साथ उसकी प्रगति धीमी थी, जिससे वह चिंतित था। हर बार जब वह खुद को बाद वाले का अभ्यास करने के लिए मजबूर करता तो उसे अपने पूरे शरीर में एक दर्दनाक दर्द महसूस होता। ऐसा लगता था जैसे उसका खून और मांस फट रहा हो। वांग बाओले के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस डार्क आर्ट में महारत हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है? वांग बाओले को सिर दर्द होने लगा था। वह केवल डार्क आर्ट को एक तरफ रख सकता था और लाइटनिंग दाव फर्स्ट वॉल्यूम पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। इस तरह उसने अगले 3 दिन बिताए। वांग बाओले ने 3 दिन बाद अपनी साधना पूरी की। उसने लाइटनिंग दाव फर्स्ट वॉल्यूम के पहले स्तर को पूर्ण कर लिया था। उसने अपने अलौकिक खजाने को परिष्कृत करने के लिए जो सामग्री रखी थी वह भी समाप्त हो गई थी और उसे और अधिक खरीदने की आवश्यकता थी। वांग बाओले स्पिरिट इंट्रानेट पर गए और मार्टियन सिटी पर विस्तृत खोज की। वह एक ऐसा स्टोर ढूंढना चाहते थे जहां बिक्री के लिए सामग्री की अधिक विस्तृत रेंज हो, फिर उन्हें एक बार में खरीद लें। उनकी खरीद का उद्देश्य अपने म्यान को परिष्कृत करने के लिए सामग्री प्राप्त करना था। मुझे आर्मामेंट सैंड को परिष्कृत करने के लिए बहुत अधिक स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता है। वांग बाओले का सिर दर्द से धड़कने लगा जब उन्होंने सोचा कि उनके म्यान को उन्नत करने के लिए कितने आर्मामेंट सैंड की आवश्यकता होगी। हालांकि ये कुछ ऐसा था जो उन्हें करना था। मिस्टिक लूना दायरे में उनके मुलाकातों ने उन्हें सिखाया था कि उनका म्यान वास्तव में कितना असाधारण था। वह केवल म्यान के अंदर भूरे रंग के मच्छर का उल्लेख नहीं कर रहे थे, वह काले और बैंगनी मच्छरों के बारे में भी सोच रहे थे। वह लगभग कल्पना कर सकते थे कि एक बार जब वह उन्हें नियंत्रित कर लेंगे तो उनके पास कितनी शक्ति होगी। मुझे म्यान के शोधन की प्रक्रिया को तेज करना होगा। वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली। उसने स्पिरिट इंट्रानेट पर अपनी खोज जारी रखी और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले स्टोर का पता लगाने के बाद उसने तुरंत अपना क्रूजर निकाला और अकादमी से बाहर निकल गया। वह स्टोर की ओर चल पड़ा।
मार्टियन कॉलोनी में उड़ान भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, जिसका अर्थ है कि शहर में कई क्रूज़र इधर उधर भाग रहे थे। वान बाओले का क्रूज़र वास्तव में काफ़ी अच्छी बनावट का था। हालांकि ये क्रूज़र की भीड़ में आम लग रहा था। वह इस बात पर दुखी था कि मार्टियन कॉलोनी कितनी समृद्ध है, इससे पहले कि वह उस टो को देखता जिसकी ओर वह जा रहा था। अचानक आगे आसमान में हवा में शिलालेखों की एक लहर फैल गई। हर कोई देख रहा था कि लहर बाहर की ओर कैसे उठी। लहर में फंसे सभी क्रूज़र तुरंत खराब हो गए। क्रूज़र का नियंत्रण ड्राइवरों से छीन लिया गया और वे रुक गए और बीच हवा में मंडराते रहे। वान बाओले के क्रूज़र ने भी ऐसा ही किया। वह आश्चर्य में जम गया और सावधानी से आगे की ओर देखने लगा। उसके आसपास के क्रूज़र में बैठे लोग बेफिक्र लग रहे थे, जैसे कि यह एक सामान्य घटना हो। कुछ लोग अपने क्रूज़र से बाहर निकल आए, लेकिन ज़्यादातर लोग अंदर ही धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। हवा में दबी हुई चर्चाओं की आवाज़ें उठ रही थीं। इन दिनों क्या चल रहा है? कॉलोनी अनुशासन आदेश ज़्यादा बेतरतीब तलाशी ले रहा है। लगता है फिर से कुछ हुआ होगा। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले एक विधर्मी साधक दिखाई दिया था। वान बाओले ने बाहर कदम रखते ही चर्चाओं को सुना। कॉलोनी अनुशासन आदेश के जिक्र ने उसका ध्यान खींचा। उसने जल्दी ही 7 से 8 काले क्रूज़र को तेज़ी से गुजरते देखा। वे भयावह हवा फैला रहे थे और काले रंग में एक उदास, जानलेवा एहसास था। वे पास आते समय कुछ खोजते हुए लग रहे थे। कुछ देर बाद वे चले गए। काले क्रूज़र के चले जाने के साथ ही शिलालेखों की लहर गायब हो गई और सभी क्रूज़र फिर से काम करने लगे। जैसे ही वान बाओले ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसकी नज़र दूर काले क्रूज़र पर पड़ी। वे ईर्ष्या से चमक रहे थे। कॉलोनी अनुशासन आदेश, यह मंगल ग्रह पर 3 प्रमुख विभागों में से एक है। वान बाओले ने आह भरी। ये वह विभाग था जिसमें शामिल होने के लिए वह सबसे अधिक उत्सुक था। उसने अपनी यात्रा से पहले मंगल ग्रह की सरकारी संरचना पर गहन शोध किया था और जानता था कि मंगल ग्रह के 3 प्रमुख विभाग हैं: सैन्य परिषद, शहर प्रशासनिक विभाग और कॉलोनी अनुशासन आदेश। सैन्य परिषद मंगल ग्रह की सेना थी, शहर प्रशासनिक विभाग संघ सरकार के समान कार्य करता था और मंगल ग्रह की कॉलोनी शहर को चलाने के लिए जिम्मेदार था, और कॉलोनी अनुशासन आदेश शहर के कानूनों की निगरानी और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। 3 प्रमुख विभाग कई छोटे विभागों और टीमों में विभाजित हो गए। प्रमुख विभागों के ऊपर डिप्टी गवर्नर और गवर्नर बैठते थे। यह एक सीधी और सरल संरचना की तरह लग रहा था, लेकिन इसके भीतर कई जटिल राजनीतिक संरचनाएं और नेटवर्क थे। वे एक साथ आए और एक जटिल इंटरवेब बनाया जो पूरे मंगल ग्रह की कॉलोनी की निगरानी करता था। मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर के बारे में फेडरेशन की जनता को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वान बाओले इथरियल डाउ कॉलेज के डेटाबेस से कुछ जानकारी निकालने में सफल रहे। तब वे दंग रह गए थे। मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर एक महान व्यक्ति थे। राज्यपाल कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला साधक थी। उसके पास एक प्राकृतिक आत्मा शरीर था और उसने एक सिद्ध कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधना प्राप्त की थी। वह पूरे संघ में सत्ता संरचना के शीर्ष पर थी और एक सेकेंडरी रैंक 1 नोबल रखती थी। इथरियल दाओ कॉलेज डेटाबेस में मार्टियन कॉलोनी गवर्नर पर काफ़ी विस्तृत प्रोफाइल थी। एक विशेष खंड ने वान बाओले का ध्यान आकर्षित किया। मार्टियन कॉलोनी गवर्नर के रूप में उसकी स्थिति के अलावा वह अगले संघ अध्यक्ष की दौड़ में संभावित उम्मीदवारों में से एक थी। होली रिवर दाओ कॉलेज स्नातक के पास अगले संघ अध्यक्ष बनने की उच्च संभावना थी। वह न केवल एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि से आई थी, बल्कि वह मार्टियन कॉलोनी की अध्यक्षता करने वाली राज्यपाल भी थी। उसके पास सही योग्यता, सही स्तर की साधना और साथ ही सही नेटवर्क था। उसका साथी भी एक प्रमुख व्यक्ति था। वह संघ के कुछ प्रमुख विभागों में स्पिरिट साइंस सेक्शन का प्रमुख था। वह न केवल प्राथमिक रैंक 3 नोबल था, बल्कि वह स्पिरिट क्यूई और विज्ञान को मिलाने की भव्य पहल का प्रभारी भी था। इतनी प्रभावशाली पृष्ठभूमि और शक्ति के साथ वान बाओले सारी जानकारी को अवशोषित करने के बाद तनाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने उसे अपने भविष्य के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा। कुछ विचार विमर्श के बाद उसने फैसला किया कि वह उसके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद अपने अवसरों के लिए लड़ेगा। उसने उस विचार से अपने कंधों से भार हटा लिया। कॉलोनी अनुशासन आदेश क्रूजर को देखते ही उसके विचार उस विशेष पथ पर भटक गए थे और स्टोव पर पहुंचने पर वह विचारों में खोया रहा। उसने अपनी ज़रूरत की सभी सामग्री खरीदी और अकादमी लौटने ही वाला था कि उसे पता चला कि कठपुतली के बदले में उसे जो होटल मिला था वह पास में ही था। चलो मेरे होटल को देखते हैं। वान बाओले अचानक विचार से ललचा गया और उसने अपना क्रूज़र दूर कर दिया। उसने डीड निकाली और पुष्टि की कि होटल का स्थान अन्य अभिजात वर्ग की अकादमी, फायर स्पिरिट अकादमी के सामने है। बैटल एक्स होटल। वान बाओले ने होटल के नाम पर नज़र डाली और उसे यह नाम बहुत बढ़िया लगा। उसने सोचा कि यह उसके नाम से पहली प्रॉपर्टी कैसे थी। जोश में आकर उसने होटल की ओर अपनी गति तेज कर दी। उसने जल्दी ही अपने आगे दूर से 40 मंजिलों से ज़्यादा ऊंचा एक विशाल मंडप देखा। ये काफ़ी ज़मीन पर फैला हुआ था और इसमें राजसीपन था।
भव्य मंडप के सामने एक बहुत बड़ा युद्ध कुल्हाड़ी खड़ा था। ये बहुत प्रभावशाली लग रहा था। नीचे बहुत सारे क्रूजर खड़े थे। होटल में बहुत सारे लोग, पुरुष और महिलाएं, आ जा रहे थे। ये व्यवसाय से भरा हुआ था। वान बाओले ये नज़ारा देखकर दंग रह गया। होटल का आकार और युद्ध कुल्हाड़ी का प्रभावशाली प्रदर्शन उसे चकित कर गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये वही था जो उसे अपनी कठपुतली के बदले मिला था। यही कारण है कि मुझे अप्रिय लोगों से दोस्ती करना पसंद है। वान बाओले का मूड काफ़ी बेहतर हो गया। उसने जल्दी से अपना क्रूज़र पार्क किया और बाहर निकल गया। वह अपने होटल में कदम रखने ही वाला था कि व्यापार कैसे चल रहा है, तभी उसे लगा कि कोई दूर से उसे घूर रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक भावशून्य गंजा व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। मैं सोच रहा था कि परावर्तक प्रकाश कहाँ से आ रहा है। ये वही गंजा है। वान बाओले ने जब गंजे को देखा तो वह हैरान रह गया। यह एक जाना पहचाना चेहरा था। गंजा इथरियल दाओ कॉलेज के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर लीवुचेन का शिष्य था। लीवुचेन ने कुछ साल पहले कॉम्बैट पवेलियन टूर्नामेंट में वान बाओले के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हार गया था। उसे यहाँ वान बाओले को देखने की उम्मीद नहीं थी। वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। वान बाओले को देखकर उसे याद आया कि कैसे उसने अपना कीमती स्पिरिट ब्लड खो दिया था। उसने नज़रें फेर लीं और ऐसा दिखावा किया कि उसने वान बाओले को नहीं देखा। गंजे चेन, ये किसी विदेशी भूमि में किसी जाने पहचाने चेहरे से मिलने जैसा है। तुम मंगल पर क्यों आए हो? वान बाओले को यहाँ लीवुचेन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह हंसा और अभिवादन में हाथ हिलाया। क्यों? क्या पूरा ग्रह तुम्हारा घर है? अगर मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं तो मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए? लीवुचेन ने शांत भाव से कहा। उसे कॉलेज छोड़े हुए कुछ समय हो गया था और हालांकि वह नहीं जानता था कि वान बाओले मंगल पर क्यों है, लेकिन उसने सुना था कि मिस्टिक लूना दायरे में क्या हुआ था। उसे अपनी वर्तमान स्थिति याद आ गई और उसकी आंखों में अहंकार की एक चमक चमक उठी। उसने वान बाओले को नज़रअंदाज किया और बैटल एक्स होटल में चला गया। क्या वह मुझे नीची नज़र से देख रहा है? वान बाओले ने घूर कर देखा। उसने युवक को अपने होटल में कदम रखते हुए देखा और एक भौं उठाई। तुम मुझे नीची नज़र से देखते हो और फिर भी मेरे होटल में कदम रखने की हिम्मत करते हो। तुम बहुत आगे जा रहे हो। वान बाओले ने हुंकार भरी और बैटल एक्स होटल की लॉबी की ओर चल दिया। लॉबी बेहद विशाल थी। हालांकि इसे मास कॉलोनी का सबसे अच्छा होटल नहीं माना जा सकता था, लेकिन इसे एक प्रतिष्ठित समय सम्मानित ब्रांड के रूप में देखा जा सकता था। इसका इंटीरियर डिज़ाइन बेहद भव्य था और यह एक थीम वाले अखाड़े जैसा लगता था। हर अटेंडेंट लिंग की परवाह किए बिना जंपसूट में था। एक नज़र में आप बता सकते थे कि वे साधारण लोग नहीं थे। वास्तव में वे सभी प्राचीन मार्शल आर्ट क्षेत्र में थे। लॉबी के ठीक सामने एक चेक इन काउंटर था। काउंटर के सामने और लॉबी के चारों कोनों पर ग्राहकों के आराम करने के लिए सोफे थे। इसके अलावा होटल में जानवरों की मूर्तियां और नमूने भी थे। इससे बैटल एक्स होटल थोड़ा अशुभ लग रहा था। इसके बावजूद होटल में अभी भी कई ग्राहक थे। वे आए और चले गए, जिससे पूरा होटल बहुत चहल पहल भरा हो गया। यह मेरा होटल है। वान बाओले लॉबी में खड़े होकर अपने आसपास के माहौल को देख रहे थे। उन्हें बहुत प्रेरणा मिल रही थी। उनके सामने लीवुचेन ने देखा कि वान बाओले उनका पीछा कर रहे थे और वे अपने आसपास के माहौल को कैसे देख रहे थे। लीवुचेन ने वान बाओले पर हंसते हुए कहा कि वे दिल से देहाती हैं और उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। उसी समय सफ़ेद जंपसूट पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लीवुचेन को देखकर काउंटर के पीछे से तेजी से बाहर आया। ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था और उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ लीवुचेन का स्वागत किया। सर, क्या आप डीन लीवुचेन हैं? लीवुचेन के पास पहुंचने से पहले उनकी आवाज़ और मुस्कान उनकी ओर फैल गई। उन्होंने मुट्ठी बांधकर लीवुचेन का अभिवादन करते हुए एक विनम्र भाव दिखाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अन्य वेटरों से अलग कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वह सच्ची सांस के दायरे में है। जैसे ही वह बाहर निकला, आसपास के सभी वेटरों ने उसके सामने सिर झुकाया। वह स्पष्ट रूप से होटल के प्रबंधन स्टाफ का हिस्सा था और एक उच्च पद पर था। आप निश्चित रूप से दाववादी जू होंगे। मैं लीवुचेन हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखने के बाद लीवुचेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाया। मैं आपका नोटिस मिलते ही आपका इंतज़ार करने के लिए दौड़ा चला आया। कृपया डीन ली, आइए यहाँ बात करते हैं। अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुस्कुरा रहा था और अंदर से खुद को बहुत खुश महसूस कर रहा था। वह जानता था कि लीवुचेन फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में था और उसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी। हालांकि यह उसका क्षेत्र था। जब वह वहां था तब लीवुचेन को उसके साथ विनम्र होना पड़ा। लीवुचेन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के निमंत्रण के जवाब में मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे पास के एक विश्राम क्षेत्र में चला गया। जहां तक वान बाओले का सवाल है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया और अधेड़ उम्र के उच्च पदस्थ प्रबंधक को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि वान बाओले कौन था।
अगर कोई और समय होता तो वह वान बाओले के साधना स्तर के कारण व्यक्तिगत रूप से वान बाओले की देखभाल करता, लेकिन उसका मुख्य ध्यान अब ली वुचेन पर था। इसके अलावा होटल में हर समय बहुत से साधक आते जाते रहते थे। ये स्पष्ट था कि अधेड़ व्यक्ति ने उनमें से बहुत से साधकों को देखा था, इसलिए वह उन पर ध्यान नहीं दे पाया। इसलिए उसने विश्राम क्षेत्र में ली वुचेन से धीरे से बात करना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर वान बाओले ने अपनी बाहें उठाईं और विश्राम क्षेत्र में चला गया। वह ली वुचेन और अधेड़ व्यक्ति के पास आराम से बैठ गया और एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया। जैसे जैसे वह ड्रिंक पीता गया और अपने होटल को देखता गया, वह उनकी बातचीत भी सुन रहा था। ये देखकर कि वान बाओले उनके पास था, ली वुचेन को अंदर से थोड़ी परेशानी महसूस हुई। हालांकि उसके पास और भी ज़रूरी काम थे, इसलिए उसने एक बार फिर वान बाओले को नज़रअंदाज किया और एक बार फिर अधेड़ व्यक्ति से चर्चा करने के लिए अपना सिर घुमाया। एक पल बाद ली वुचेन दुखी दिखे और धीमी आवाज़ में बोले, दाओवादी जू, तुम्हें आज मेरे लिए यह मामला सुलझाना होगा। मैं आज यहाँ सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि फायर स्पिरिट अकादमी का भी प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। डीन ली, मामला बहुत बड़ा है। मैं मामलों को समन्वित करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इसे समय पर पूरा कर पाऊंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। उनकी बातचीत सुनकर वान बाओले थोड़ा उलझन में था। दरअसल वान बाओले ने देखा था कि ली वुचेन को अधेड़ उम्र के व्यक्ति के प्रति उसके रवैये के लिए एक एहसान मांगने की ज़रूरत थी। वह सुनने के लिए पास गया क्योंकि वह उत्सुक था। अब उसे अभी भी पूरा मामला समझ में नहीं आया, लेकिन उसने ली वुचेन की पहचान जान ली। फायर स्पिरिट अकादमी का वाइस डीन, ये वही काम है जो मेरा है। वान बाओले थोड़ा परेशान था। उसने सोचा कि उसने लेवल 5 ऑफिशियल के पद पर पहुंचने के लिए इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल की, लेकिन ली वुचेन बिना किसी उपलब्धि के उसी पद पर पहुंच गया। भले ही वान बाओले दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी का वाइस डीन था, लेकिन वह इस बात से नाखुश था कि ली वुचेन उसके बराबर रैंक पर था, इसलिए उसने हूँ किया। अपने पिछले शोध के दौरान उसने फायर स्पिरिट अकादमी पर भी ध्यान दिया था। आखिरकार फायर स्पिरिट अकादमी भी दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी की तरह ही अमीरों के लिए एक कॉलेज था। एक हद तक कोई भी दोनों कॉलेजों को प्रतिद्वंद्वी भी कह सकता है। जैसा कि वान बाओले सोच रहा था, ली वुचेन और अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ पहले से थोड़ी तेज थी। ली वुचेन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसकी आंखों में चमक दिखाई दी। दाओवादी जू, ये केवल एक समस्या है कि युद्ध कुल्हाड़ी किस ओर है। ये बहुत अधिक परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि युद्ध कुल्हाड़ी पहले नहीं बदली है। डीन ली, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं इस मामले पर निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। क्या आप कृपया कुछ और दिन प्रतीक्षा कर सकते हैं? मैंने पहले ही इसकी सूचना दे दी है। हालांकि मालिक बदल गया है, मुझे विश्वास है कि इस मामले को कुछ दिनों में मंजूरी मिल जाएगी। उनकी बातचीत सुनकर वान बाओले की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि फायर स्पिरिट अकादमी के वाइस डीन युद्ध कुल्हाड़ी की दिशा की समस्या के बारे में एक सच्चे श्वास क्षेत्र के साधक से बात करने के लिए यहाँ क्यों आए हैं। अगर यह उसका होटल नहीं होता तो ठीक होता, लेकिन यह उसका होटल था। इसलिए वान बाओले और भी अधिक उत्सुक था। उसने स्पिरिट इंट्रानेट खोला और खोज करने के लिए बैटल एक्स और फायर स्पिरिट अकादमी जैसे कीवर्ड टाइप किए। इस खोज ने वान बाओले की आंखें चौड़ी कर दी और वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। इस बैटल एक्स होटल की एक बैक स्टोरी है। बैटल एक्स होटल फायर स्पिरिट अकादमी के ठीक सामने बनाया गया था। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह एक बहुत अच्छे क्षेत्र में था। यह एक स्कूल के करीब था और शहर के केंद्र से बहुत दूर नहीं था। इसका व्यवसाय भी बहुत अच्छा था। हालांकि ये होटल बहुत अजीब था। इसकी अजीबता इस बात से आई कि यह फायर स्पिरिट अकादमी का मुकाबला कैसे करता था। सही मायने में बैटल एक्स होटल ने फायर स्पिरिट अकादमी का मुकाबला किया। इसका मुख्य बिंदु होटल के प्रवेश द्वार के सामने विशाल बैटल एक्स से संबंधित प्रतीत होता था। जब फायर स्पिरिट अकादमी का निर्माण हुआ था तब सब कुछ सामान्य था। ये तब तक था जब तक कि सामने वाला बैटल एक्स होटल व्यवसाय के लिए नहीं खुल गया। वह विशाल दुर्भावनापूर्ण बैटल एक्स सीधे फायर स्पिरिट अकादमी के सामने था। इसलिए 1 साल भी नहीं बीता था कि उस समय फायर स्पिरिट अकादमी के वाइस डीन की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई। इसके बाद फायर स्पिरिट अकादमी के दूसरे वाइस डीन आए। न केवल वे असाधारण साधना स्तर पर थे, बल्कि वे भविष्यवाणी करने में भी अच्छे थे और उन्होंने भविष्यवाणी की कि युद्ध कुल्हाड़ी से आने वाली दुर्भावनापूर्ण आभा बहुत भारी थी। हालांकि होटल त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारियों की संपत्ति थी, इसलिए वे बल का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बैटल एक्स होटल के साथ बातचीत की और बैटल एक्स के ब्लेड को अपनी दिशा बदलने के लिए थोड़ा समझौता किया ताकि फायर स्पिरिट अकादमी का सामना न करना पड़े। ये वास्तव में काम कर सकता था। 1 साल से भी कम समय में उस दूसरे वाइस डीन को पदोन्नत कर दिया गया और उसे वापस पृथ्वी पर बुला लिया गया। अब वह एक विशाल मंत्रालय में उपमंत्री था। जैसे ही उन्हें पदोन्नत किया गया, तीसरे वाइस डीन आए।
ये तीसरा वाइस डीन अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था और उसने होटल पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए होटल ने बैटल एक्स की धार को फायर स्पिरिट अकादमी की ओर सीधा मोड़ दिया। नतीजतन इस तीसरे वाइस डीन के भ्रष्टाचार के घोटाले कॉलोनी अनुशासनात्मक आदेश द्वारा पता चले और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। वह आज भी मास जेल में बंद है। इन 3 घटनाओं की वजह से बैटल एक्स होटल लोकप्रिय हो गया। तब से फायर स्पिरिट अकादमी के नए वाइस डीन जब काम पर आते थे तो सबसे पहले होटल से संवाद करते थे और उन्हें बैटल एक्स की धार की दिशा बदलने के लिए कहते थे। ये बहुत अजीब था और लोग इस पर यकीन करना पसंद करेंगे। ऐसे लोग भी थे जो नहीं मानते थे, लेकिन कोई भी बच नहीं पाया। उनमें से ज़्यादातर पिछले वाइस डीन की तरह पकड़े गए थे। यही कारण था कि फायर स्पिरिट अकादमी के नए वाइस डीन ली वुचेन होटल के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ आए थे। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। जानकारी पढ़ने के बाद वांग बाओले बहुत खुश हुए। उनकी आंखें चमक उठीं और उदास ली वुचेन को देखते ही उनके होठों के कोने पर मुस्कान आ गई। उस पल ली वुचेन का भी धैर्य खत्म होता दिख रहा था। वह खड़ा हुआ और अधेड़ उम्र के आदमी को एक ठंडी नज़र से देखा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, दाओइस्ट जू, मुझे मालिकों के बदलने की परवाह नहीं है। मुझे आज तक जवाब चाहिए। डीन ली, मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा। शुरू में इसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ दिन पहले एक संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि होटल का मालिकाना हक बदल गया है। इसलिए मैं इस मामले को समय पर नहीं सुलझा सका। अधेड़ उम्र का आदमी भी जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने एक मजबूर मुस्कान के साथ जवाब दिया, कृपया मेरे लिए चीज़ें मुश्किल न बनाएं, डीन ली। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं अभी इसके बारे में पूछूंगा। हालांकि मैंने नए मालिक को कभी नहीं देखा, पुराने मालिक ने मुझे अपना संपर्क विवरण दिया है। मैं अभी पूछूंगा। चिंता न करें डीन ली, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसका जवाब सुनकर ली वुचेन ने आखिरकार थोड़ा आराम किया और सिर हिलाया। उसके लिए इस मुद्दे पर कुछ भी गलत नहीं होगा। आखिरकार उसके पास इथरियल दाओ कॉलेज का समर्थन था। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर और अन्य लोग इस छोटी सी बात पर उसके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं करेंगे। इसलिए उसने अधेड़ उम्र के उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया जिसने नए होटल मालिक से संपर्क करने के लिए अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग निकाली। ली वुचेन ने वांग बाओले को देखने के लिए अपनी आंखें तिरछी कीं, जो अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग से छेड़छाड़ कर रहा था। जैसे ही उसने वांग बाओले के थोड़े आत्मसंतुष्ट भाव को देखा, वह तिरस्कार में बड़बड़ाया, देशी बदमाश, एक दिन मैं तुम्हें उस आत्मा के खून को उगलवा दूंगा जिसे तुमने दिलचस्पी से निगला है। जैसे ही उसने अपने दिल की गहराई में ये सोचा, वांग बाओले की आवाज़ संचारण रिंग बज उठी। एक आवाज़ संचारण रिंग में आमतौर पर कोई ध्वनि अधिसूचना सक्षम नहीं होती थी क्योंकि इसे किसी के शरीर में आत्मा क्यूई द्वारा सक्रिय किया जाता था। हालांकि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कंपन के साथ साथ ध्वनि अधिसूचना क्षमताओं से भी लैस थी। वांग बाओले पहले से ही उन कार्यात्मकताओं के साथ खेल रहे थे ताकि आवाज़ संचारण रिंग को ध्वनि अधिसूचनाएं देने की अनुमति मिल सके। आवाज़ संचारण रिंग से सूचना अब हवा में गूंज रही थी। वांग बाओले खांसने लगे और उन्होंने संचारण से जुड़ने से पहले कुछ पलों तक इंतजार किया। उनकी आंखें इस दौरान ली वुचेन से नहीं हटीं। जैसे ही संचारण जुड़ा, आवाज़ संचारण रिंग से एक आवाज़ गूंजी जो जू परिवार के नाम वाले आदमी की आवाज़ जैसी लग रही थी। क्या यह मिस्टर वांग है? आपका दिन शुभ हो। मैं आपके नाम से बैटल एक्स होटल चलाने का प्रभारी व्यक्ति हूँ। मेरा नाम जू झेंजिंग है, लेकिन आप मुझे बस लिटिल जू कह सकते हैं। जैसे ही वॉयस ट्रांसमिशन रिंग से आवाज़ आई, जू झेंजिंग, जो कमरे के एक तरफ बैठा था और अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग में बोल रहा था, उसने वांग बाओले की वॉयस ट्रांसमिशन रिंग से अपनी आवाज़ सुनी और स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर उठाया और वांग बाओले को उलझन में देखा, जो उनसे थोड़ी दूरी पर सोफे पर बैठा था। वह अकेला नहीं था जो स्तब्ध था। ली वुचेन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अचंभित था। वांग बाओले चुपचाप उन दोनों के हाव भाव से प्रसन्न था। उसने खांसी की और फिर अपना सिर नीचे किया, वॉयस ट्रांसमिशन रिंग में बोला, हाँ, यह मैं हूँ, लिटिल जू। मैं यहाँ बहुत व्यस्त हूँ। तुम क्या चाहते हो? जू झेंजिंग ने ठंडी हवा में सांस ली। उसने वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को देखा और फिर वांग बाओले को। काफ़ी देर बाद उसे होश आया और वह अभिवादन करने के इरादे से जल्दी से उसके पास गया, लेकिन दूसरा पक्ष उसकी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग पर ही केंद्रित था। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या उसने पहले दूसरे को नाराज़ किया था। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने ली वुचेन पर ध्यान देने और अपने नए बॉस को ठंडा व्यवहार देने पर ध्यान केंद्रित किया था। वह अंदर से कांप उठा। वह रो सकता था। उसके आने से पहले बॉस ने उसे पहले से क्यों नहीं बताया? अनिश्चितता से भरा हुआ, वह वॉयस ट्रांसमिशन रिंग में विनम्रता से बात करना जारी रखने से पहले हिचकिचाया। उसने ली वुचेन के अनुरोध को जल्दबाजी में बताया, फिर अपना सिर उठाया और घबराहट से वांग बाओले को देखा। ली वुचेन खोया हुआ था। वह अपने सामने हो रहे दृश्य पर अविश्वास में फंस गया था।
यह उसकी सबसे अजीब कल्पना से परे था और उसे वास्तविकता को इतनी आसानी से स्वीकार करना मुश्किल लगा। वह केवल चकित होकर देख सकता था, क्योंकि वांग बाओले और अंतिम नाम जू वाले व्यक्ति ने एक दूसरे से केवल कुछ गज की दूरी पर बैठे होने के बावजूद अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग पर अपनी बातचीत जारी रखी। वांग बाओले खुद पर बेहद खुश महसूस कर रहा था। उसने भ्रमित ली वुचेन को देखा और फिर अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग में शांत भाव से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, युद्ध कुल्हाड़ी होटल की छवि का प्रतिनिधित्व करती है। हम इसे कैसे बदल सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से 3 और समान युद्ध कुल्हाड़ी मूर्तियां बनाएं। मैं चाहता हूं कि वे सभी होटल के प्रवेश द्वार के सामने पंक्तिबद्ध हों और कुल्हाड़ियों को फायर स्पिरिट अकादमी का सामना करना होगा। जैसे ही वांग बाओले ने यह कहा, जू झेंजिंग ने ठंडी हवा की सांस ली। उसने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से और बहुत जोर से वांग बाओले के आदेश के अनुसार करने के लिए सहमत हो गया। ली वुचेन, जो जू झेंजिंग के बगल में बैठा था, भड़क गया। उसके माथे की नसें तेजी से धड़कने लगी और वह अपने सिर में तेज गर्जना सुन सकता था। उसकी आंखों में लाली थी और वह गुस्से से चिल्ला रहा था, वांग बाओले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांग बाओले जो कर रहा था वह बहुत ज्यादा था। वाइस डीन को कुल्हाड़ी मारने के लिए एक ही युद्ध कुल्हाड़ी ही काफी थी, 4 कुल्हाड़ियां तो और भी कम। ली वुचेन गुस्से में था। वह अपने सिर के ऊपर काले तूफानी बादलों के इकट्ठा होने को महसूस कर सकता था और खतरे की एक मजबूत आसन भावना उसके पूरे शरीर को कांप रही थी। वांग बाओले ली वुचेन के चिल्लाने पर भी बेफिक्र रहे और अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग में सहजता से बोलते रहे, क्या मैंने तुम्हारे छोर पर किसी को मेरा नाम चिल्लाते हुए सुना? चलो 3 कुल्हाड़ियों पर नहीं रुकते, बल्कि इसे 10 बनाते हैं। हर बार जब कोई तुम्हारे छोर पर मेरा नाम चिल्लाए तो 10 और कुल्हाड़ियां जोड़ दो। ओह, अगर फायर स्पिरिट अकादमी के वाइस डीन मेरे फैसले से खुश नहीं हैं, तो उनसे मुझे ढूंढने के लिए कहो। मुझे यकीन है कि हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कीमत सही हो। ठीक है, मुझे अभी भी दूसरे काम निपटाने हैं, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही। वांग बाओले ने ट्रांसमिशन खत्म किया। वह सोफे से उठे और अपने अंगों को फैलाया और फिर अपने चेहरे पर प्रसन्नता भरी नज़र से चारों ओर देखा। ये होटल बिल्कुल भी बुरा नहीं है, उसने प्रसन्नता से आह भरी। फिर बहुत संतुष्टि के साथ और ली वुचेन की तीखी नज़रों के नीचे वह मुड़ा और होटल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। अचानक जू झेंजिंग के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने ली वुचेन को अनदेखा किया और वांग बाओले के पास गया। जैसे कि वह स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा हो, उसने सिर हिलाया और वांग बाओले को विदा करते हुए गुस्से से झुक गया। ली वुचेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों की नसें खून से लाल हो गई थीं। एक लंबे, मुश्किल पल के बाद उसने अपना गुस्सा निगल लिया। फिर अपने दांत भींचते हुए वह होटल से बाहर निकल गया। उसने विशाल युद्ध कुल्हाड़ी को घूरा, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वांग बाओले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना सिर नीचे करूं और तुमसे बातचीत करूं? तुम्हारे सपनों में? ली वुचेन ने नाक सिकुड़ी और चला गया। वर्तमान में वांग बाओले अपने क्रूजर में दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी की ओर तेजी से बढ़ रहा था, अपने आप से बेहद खुश। बैटल एक्स होटल एक बड़ी संपत्ति थी। बैटल एक्स से निकलने वाली जानलेवा हवा कुछ ऐसी थी जिसने वांग बाओले को आश्चर्यचकित और प्रसन्न किया। उसने सोचा कि ली वुचेन ने उसे शुरू में कैसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा था और कैसे उसका कृपालु रूप क्रोध में बदल गया था। इससे उसे बहुत खुशी हुई। बाल्डी चेन, तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? अगर तुम अपना सिर नीचे करके मेरे सामने झुक जाते, क्योंकि हम एक ही कॉलेज से आए हैं, तो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं खड़ी करता। लेकिन तुमने जिद्दी होना चुना। आगे जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। वांग बाओले ने नाक भान सिकोड़ी। वह अच्छे मूड में अकादमी में लौटा और अपने अनमोल खजाने को बढ़ाने लगा। 3 दिन धुंधलेपन में बीत गए। खुद को साबित करने की कोशिश में जू झेंजिंग ने व्यक्तिगत रूप से नई कुल्हाड़ियों के उत्पादन की निगरानी की। 10 नए युद्ध कुल्हाड़ियां जल्द ही आ गईं और सभी 11 विशाल युद्ध कुल्हाड़ियां होटल के बाहर खड़ी थीं, जो हिंसा और दुर्भावनापूर्ण इरादे दिखा रही थीं। उनके ब्लेड फायर स्पिरिट अकादमी में लहराए गए और अकादमी में हर कोई हैरान रह गया। हे भगवान, बैटल एक्स होटल का मालिक पागल हो गया है। एक बैटल एक्स ने वाइस डीन का करियर खत्म कर दिया होता। अब 11 कुल्हाड़ियां होने के कारण मुझे लगता है कि वाइस डीन का कत्ल हो जाएगा। क्या होटल के मालिक को डीन ली से कोई शिकायत है? ये हंगामा सिर्फ फायर स्पिरिट अकादमी में ही नहीं हुआ, आसपास के कुछ इलाकों में भी इस घटना के बारे में सुनकर वे दंग रह गए। कई लोग इसे देखने आए, भीड़ बेशुमार थी और बैटल एक्स होटल के कारोबार में उछाल आया। फायर स्पिरिट अकादमी की प्रतिद्वंद्वी दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के कई छात्रों ने भी इस बारे में सुना। वे इस मामले पर जमकर चर्चा करने लगे। वे सभी इस बात से उत्साहित थे कि क्या हो रहा है और वे इस बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे थे। ट्रिलुनारिस कॉरपोरेशन का वह युवक जिसने होटल को वांग बाओले को बेचा था, हैरान रह गया। होटल उसके पिता ने हाल ही में उसे उपहार में दिया था, इसलिए प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन उसने नहीं किया था।
उसने शहरी किंवदंती के बारे में सुना था, लेकिन एक छात्र के रूप में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये तब तक था जब तक उसने होटल का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं कर दिया और सुना कि वांग बाओले ने किसी को 10 और बैटल एक्सेस बनाने के लिए कहा है। उसे अचानक एहसास हुआ कि वांग बाओले कितने बहादुर और असाधारण व्यक्ति थे। मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे फायर स्पिरिट अकादमी के डीन ली से दुश्मनी है। वह उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। वांग बाओले की धार्मिक आयुध कक्षाएं जारी रहीं और छात्र छात्राओं के बीच उत्साहपूर्ण चर्चाएं होती रहीं। उसे अपनी पहली कक्षा के साथ दूसरा पाठ लेना था। जब वह कक्षा में पहुंचा तो छात्र स्पष्ट रूप से अधिक ध्यान से देख रहे थे। हालांकि उनका ध्यान वांग बाओले द्वारा दिए जा रहे ज्ञान पर नहीं था, वे बस वांग बाओले की ओर अत्यधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में आकर्षित थे। उनकी रुचि का एक और कारण था। ट्रिलुनारिस कॉरपोरेशन से युवक ने जो कठपुतली खरीदी थी, वह पिछले कुछ दिनों में पूरे परिसर में अत्यधिक प्रसिद्ध हो गई थी। ये काफ़ी हद तक युवक के शेखी बघारने के शौक के कारण था। वह जहां भी जाता, सुंदर और अच्छी तरह से सुसज्जित महिला कठपुतली को साथ लेकर जाता। कठपुतली भी बेहद उपयोगी थी। इससे न केवल उसे नोट लेने में मदद मिलती, बल्कि इससे उसे अपना होमवर्क करने में भी मदद मिलती। यह एक वास्तविक व्यक्ति की तरह था। यह उसके कंधों और पीठ की मालिश करता था और उसके पीछे पीछे घूमता था और उसकी रक्षा करता था। यह उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। अन्य छात्र ईर्ष्या से जल रहे थे। वे अपनी खुद की एक कठपुतली चाहते थे। हालांकि कठपुतली की शुरुआती कीमत बहुत अधिक थी। वे इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे थे, भले ही वे इसे कितना भी चाहते हों। ट्रिलुनारिस कॉरपोरेशन का वह युवक जिसने होटल की कीमत पर कठपुतली खरीदी थी, बेहद खुश था। उसे लगा कि उसने मामले को बहुत अच्छी तरह से संभाला है और बहुत चतुराई से काम लिया है। हर कोई कहता है कि मैं एक भटका हुआ बेटा हूं। वे नहीं जानते कि मैंने जानबूझकर कठपुतली को होटल से बदल दिया और कठपुतली की कीमत बढ़ा दी। इसका मतलब है कि दूसरे लोग इसे इतनी आसानी से नहीं खरीद पाएंगे। यह मेरी कठपुतली को सीमित संस्करण बना देगा, जिसे मैं कभी भी खरीद सकता हूं क्योंकि इसके बहुत सारे खरीदार होंगे। मुझे लगता है कि वांग बाओले भी कीमत ऊंची रखेंगे और अपनी कठपुतलियों को सस्ते में नहीं बेचेंगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। एक कठपुतली के लिए होटल हासिल करने के बाद वांग बाओले स्वाभाविक रूप से अपनी कठपुतलियों को कम कीमत पर नहीं बेचना चाहते थे, न ही उनके पास ऐसा करने का मौका था। ट्रिलुनारिस कॉरपोरेशन और 5 जनरेशन स्काई कबीले के कुछ अन्य उराव बेटों ने उनसे संपर्क किया। भयंकर प्रतिस्पर्धा और पैसे की कमी नहीं होने के कारण उन्होंने विनिमय की समान शर्तें पेश कीं। वांग बाओले कुछ और कठपुतलियां बेचने में कामयाब रहे और जल्द ही मंगल ग्रह पर उनके नाम से 2 होटल और 3 स्टोर हो गए। उनकी संपत्ति की सीमा देखकर वे पूरी तरह से हैरान रह गए। धनी लोगों का दिमाग मेरी समझ से परे है। अतीत में मैंने कितनी कठपुतलियां बर्बाद की हैं, इसके बारे में सोचना। वे सब पैसे हैं, लेकिन मैं यहाँ शासन करने के लिए हूँ, धन इकट्ठा करने के लिए नहीं। अगर मैं ऐसा करना जारी रखूंगा तो क्या कॉलोनी अनुशासनात्मक आदेश मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा? वांग बाओले अभी भी अपनी विभिन्न कठपुतली बिक्री से डरे हुए थे और इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या उन्हें कॉलोनी अनुशासनात्मक आदेश द्वारा एक कप चाय के लिए बुलाया जाएगा। उनका स्थानापन्न शिक्षण करियर समाप्त हो गया। नया धार्मिक आयुध शिक्षक आ गया था। वांग बाओले आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे जब उन्होंने फाइल उठाए और नए धार्मिक आयुध शिक्षक के बारे में पढ़ा। वास्तव में एक विदेशी भूमि में एक परिचित चेहरा। वांग बाओले ने आह भरी। स्कूल के गेट पर नए शिक्षक का स्वागत करने के लिए किसी की व्यवस्था करने से पहले उन्होंने कुछ देर तक विचार विमर्श किया। उन्होंने उस व्यक्ति को निर्देश दिया कि जब वे आएं तो नए शिक्षक को उनके पास ले आएं। नए धार्मिक आयुध शिक्षक उस समय पहुंचे जब वांग बाओले ने चिप्स के कुछ बैग खत्म किए। जब उन्होंने अपने कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक सुनी तो वांग बाओले खड़े हो गए और अपने कमरे में लटके नक्शे की ओर चले गए। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी और उन्होंने शांत भाव से कहा, प्रवेश करें। नए धार्मिक आयुध शिक्षक के चेहरे पर एक अप्रिय भाव था जब उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसने कमरे में एक आवाज़ सुनी, झिझका, फिर दरवाज़ा खोला। जब उसने वांग बाओले की पीठ देखी तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वह हर तरह से असहज महसूस कर रहा था। बेचैनी उसके पेट में लहरों की तरह उमड़ पड़ी। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी मुट्ठियां बांध लीं, वांग बाओले को सलाम किया। डीन वांग, कृपया लिन तियानहाओ का अभिवादन स्वीकार करें। नए धार्मिक आयुध शिक्षक लिन तियानहाओ थे। लिन तियानहाओ के अंदर की कुंठाएं चरम पर पहुंच गई थीं। अगर उसे पता होता कि वांग बाओले यहाँ हैं तो वह यहाँ आने का चुनाव नहीं करता। लेकिन जब उसे आखिरकार पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। आदेश जारी हो चुके थे और उसकी नियुक्ति कुछ ऐसी थी जिसके लिए उसके पिता ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए लिन तियानहाओ के पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन तियानहाओ के अंदर जब निराशा उबल रही थी तो वांग बाओले ने अपनी पीठ लिन बाओले की ओर करके बात की। तियानहाओ, आओ।
लिन तियानहाओ को ये सुनकर असहज महसूस हुआ कि वांग बाओले उसे कैसे संबोधित कर रहे थे, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसने मन ही मन आह भरी और चेहरे पर शिकन लिए वांग बाओले की ओर चल पड़ा। वह वांग बाओले के पास खड़ा हो गया। वांग बाओले ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। वह नक्शे को घूरता रहा। सन्नाटा छा गया और आधा घंटा बीत गया। लिन तियानहाओ चाहे कितना भी दुखी क्यों न हो, उसे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने देखा कि वह वांग बाओले के संबंध में कहाँ खड़ा था और उसे अपने पिता की शिक्षाएं याद आईं। उसे एहसास हुआ कि वह गलत जगह पर खड़ा था। अगर कोई और वाइस डीन होता तो लिन तियानहाओ वही गलती नहीं करता। वांग बाओले के प्रति उसकी भावनाएं बहुत जटिल थीं। हताशा और शक्तिहीनता की भावना के साथ साथ हार स्वीकार करने की अनिच्छा भी थी। वह टूट गया था, लेकिन एक लंबे पल के बाद उसने अंदर से आह भरी और एक कदम पीछे हट गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वांग बाओले के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। वह मुड़ा और हंसा, फिर बड़े उत्साह से बोला, तियानहाओ, दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी में आपका स्वागत है। वांग बाओले ने लिन तियानहाओ को अपने साथ सोफे पर बैठाया। उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही और उसकी आंखें प्रोत्साहन से चमक रही थीं। उसने देखा कि लिन तियानहाओ अपनी सीट पर बैठ गया, फिर मुस्कुराया और बोला, हमारी दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा मिशन मंगल और संघ के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करना है। धार्मिक आयुध शिक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अब जब आप यहाँ हैं तो मैं अपनी चिंताओं को दूर कर सकता हूँ। आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, मुझे आपसे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। डीन वांग, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। लिन तियानहाओ अभी भी वांग बाओले के साथ अपने वरिष्ठ अधीनस्थ रिश्ते से अपरिचित था, साथ ही जिस तरह से वे एक दूसरे से बात कर रहे थे वह खुद को खुश नहीं कर पा रहा था और उसकी आंतरिक कुंठाएं बढ़ती जा रही थीं। अपना सर्वश्रेष्ठ करो तियानहाओ, अब तुम ईथरियल दाओ कॉलेज के छात्र नहीं हो, तुम अब एक शिक्षक हो। तुम वह मोमबत्ती हो जिसकी रोशनी तुम्हारे छात्रों की दुनिया को रोशन करेगी। तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना ही काफ़ी नहीं है, तुम्हें अपना सब कुछ देना होगा। तुम्हें धार्मिक शस्त्रों के बारे में जो कुछ भी तुम जानते और समझते हो उसे इन बच्चों तक पहुंचाना होगा। अपने भाषण के अंत में वांग बाओले के चेहरे पर एक गंभीर और उग्र भाव था। उसने लिन तियानहाओ की ओर एक नज़र डाली, जिसका नितंब सोफे पर मजबूती से बैठा हुआ था। लिन तियानहाओ ने गहरी सांस ली। उसने अपनी पीठ सीधी की, सिर हिलाया और बोलने ही वाला था कि अचानक वांग बाओले ने उसके कंधे पर थपथपाया और सहजता से कहा, तियानहाओ, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। हो सकता है कि हमारे बीच पहले कुछ तनाव रहा हो, लेकिन तुम मुझे जानते हो, मैं हमेशा से एक खुशमिजाज, शांत स्वभाव का व्यक्ति रहा हूँ। मैं कभी किसी से द्वेष नहीं रखता, इसलिए चिंता मत करो, मैं वास्तव में द्वेष नहीं रखता, मैं बिल्कुल भी द्वेष नहीं रखता। हर बार जब वांग बाओले ने द्वेष शब्द का उल्लेख किया तो उसने लिन तियानहाओ के कंधे पर एक बार थपथपाया। उसने इसका उल्लेख 3 बार किया और लिन तियानहाओ को 3 बार थपथपाया। ये कुछ ऐसा था जो उसने विशाल पेड़ से सीखा था। उसने इसका इस्तेमाल लिन तियानहाओ पर किया क्योंकि वह चाहता था कि लिन तियानहाओ उसके सामने झुक जाए। वह लिन तियानहाओ को अपना वफादार अधीनस्थ और अनुयायी बनाना चाहता था। इस तरह वह अब मार्टियन कॉलोनी में अकेला नहीं रहेगा। विशाल वृक्ष से सीखी गई ये तकनीक वास्तव में कारगर साबित हुई। लिन तियानहाओ की निराशा चिंता और अनिश्चितता में बदल गई, क्योंकि उसे वांग बाओले की क्रूर हरकतें याद आ गईं और उसने अपने दिल में एक बड़ी आह भरी। अगर कोई और होता तो शायद वह अपने पारिवारिक संबंधों का उपयोग कर पाता, लेकिन वांग बाओले अपने आम परिवार की उत्पत्ति के बावजूद अपने परिवार जैसे प्रभावशाली लोगों का समर्थन प्राप्त करता था। वांग बाओले के साथ एक ही कॉलेज में होने के कारण वह इस तथ्य से गहराई से वाकिफ था। उसे अभी भी दृढ़ विश्वास था कि वांग बाओले के पास एक रहस्यमय गॉडफादर था जो उसका समर्थन कर रहा था, क्योंकि कोई और बात यह नहीं बता सकती थी कि वह इतनी बार बिना किसी चोट के कैसे बच निकला। उसने सोचा कि वह अगले कुछ सालों तक उसका अधीनस्थ कैसे रहेगा। अपनी किस्मत बदलने में असमर्थ लिन तियानहाओ आगे बढ़ा और अपने आधे नितंब को सोफे से धीरे धीरे नीचे किया। उसने अपने दांत पीस लिए और हिम्मत जुटाई। अपने जीवन में पहली बार उसने एक स्टोरेज ब्रेसलेट निकाला और उसे सावधानी से एक तरफ रख दिया। डीन वांग, ये सिर्फ एक छोटा सा टोकन है, कृपया इसे स्वीकार करें। लिन तियानहाओ के रवैये में आए बदलाव को देखकर वांग बाओले के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। बातचीत खत्म करने से पहले उन्होंने कुछ देर तक अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। चाय का प्याला उठाकर उसे भेजने से पहले वांग बाओले ने लिन तियानहाओ से उसका स्टोरेज ब्रेसलेट अपने साथ ले जाने को कहा। लिन तियानहाओ से गंभीरता से बात करते हुए उनकी आंखें गंभीर थीं। तियानहाओ, तुम और मैं दोनों कॉलेज के साथी हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच जो कुछ हुआ वह तब हुआ जब हम अभी भी युवा और गुस्सैल थे। सिटी लॉर्डली के फलों के भोज के दौरान हर बात का समाधान हो गया है। इससे बोझिल मत बनो।
मुझे उम्मीद है कि तुम और मैं दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी को अगले स्तर पर ले जा सकेंगे और हम दोनों ही अपने ऊपर लगाए गए कर्तव्यों में विफल नहीं होंगे। वांग बाओले के शब्द ईमानदार लग रहे थे और उन्होंने लिन तियानहाओ को भावुक कर दिया। स्टोरेज ब्रेसलेट रखने से पहले उसने वांग बाओले को बहुत देर तक देखा। फिर उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और गहराई से प्रणाम किया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वांग बाओले से बात करने के बाद लिन तियानहाओ चला गया। यह उसका स्कूल का पहला दिन था और उसे अभी भी बहुत से काम निपटाने थे। वांग बाओले ने लिन तियानहाओ को कमरे से पीछे हटते और दरवाजे के पीछे गायब होते देखा। तभी उसने अपना चाय का प्याला नीचे रखा, आइस स्पिरिट वाटर की एक बोतल निकाली और एक बड़ा घूंट लिया। वह बहुत खुश था। लिन तियानहाओ की वफादारी को सुरक्षित करने के लिए जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक कदम आगे बढ़ूंगा। इस विचार पर वांग बाओले ने निष्कर्ष निकाला कि विशाल पेड़ की उपस्थिति के बावजूद मंगल ग्रह पर जीवन अपने सुखों और रोमांच के बिना नहीं था। उसने अपनी कुल संपत्ति बढ़ा ली थी और लिन तियानहाओ का वरिष्ठ बन गया था। दोनों ने उसे अविश्वसनीय रूप से खुश कर दिया। उसने एक छोटी सी धुन गुनगुनाई और चिप्स का एक बैग खोलने ही वाला था कि उसकी आवाज़ संचारण रिंग अचानक कंपन करने लगी। उसने अपना सिर नीचे किया और एक नज़र डाली। उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। ली यी, वांग बाओले के चेहरे पर अविश्वास की भावना थी। उसने अपनी आवाज़ संचारण रिंग चालू की और ली यी की आवाज़ तुरंत उसके कानों में गूंजी। वह शांत और थोड़ी थकी हुई लग रही थी। वांग बाओले, मुझे पता है कि तुम मंगल ग्रह पर हो। मुझे भी मंगल ग्रह पर तैनात किया गया है। स्नातक होने से पहले मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन स्नातक होने और संघ में शामिल होने के बाद मैं बहुत थक गया। मैंने अपने अतीत और तुम्हारे प्रति अपनी सारी नाखुशी के बारे में सोचा। वे सब बस क्षणभंगुर भावनाएं हैं। हमें इन चीज़ों पर क्यों ध्यान देना चाहिए? हमारे सामने अभी भी एक लंबा रास्ता है। मैं हमारे बीच के संघर्षों को सुलझाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास समय है? मैं तुम्हें भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। वांग बाओले थोड़ा उलझन में था। ली यी की यह आवाज़ बहुत अचानक और अप्रत्याशित थी। उसे न केवल यह अविश्वसनीय लगा, बल्कि उसे यह संदिग्ध भी लगने लगा। उसका दृढ़ विश्वास था कि ली यी एक तुच्छ, प्रतिशोधी व्यक्ति है जो अपनी शिकायतों से प्यार करती है। वह अचानक ऐसा कुछ क्यों कहेगी? क्या तुम्हारा अपहरण हुआ है? क्या मेरे दुश्मनों ने ऐसा किया है? ये सही नहीं है। मेरे दुश्मन तुम्हारा अपहरण नहीं करेंगे। तुम ली यी नहीं हो। बताओ, तुम कौन हो? ठीक उसी समय मार्टियन कॉलोनी सिटी के जोन 18 के अंदर, मार्टियन सिटी के डिप्टी गवर्नर के कार्यालय भवन के अंदर, ली यी एक कार्यालय के अंदर बैठी थी। वॉयस ट्रांसमिशन रिंग में वांग बाओले की आवाज़ सुनते ही उसने अपने दांत पीस लिए। कुछ गहरी सांस लेने के बाद वह फिर से धीरे से बोली, खुद को थका हुआ और थका हुआ दिखाने की कोशिश कर रही थी। वांग बाओले, तुमने मेरे इरादों को गलत समझा है। वांग बाओले ने उसके बोलने से पहले ही अचानक प्रसारण समाप्त कर दिया। उसने अपने डेस्क पर जोरदार तमाचा मारने से पहले अपने हाथ में वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को देखा। वह बेवकूफ़, उसने मुझसे बात बंद करने की हिम्मत कैसे की? ली यी गुस्से में थी। उसकी छाती गुस्से से फूल गई और उसने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। मैं कुछ समय पहले हिचकिचा रही थी, अब मैंने अपना मन बना लिया है। ये वही होगा। मैं अपनी रहस्यवादी कला में महारत हासिल करने के लिए उसे लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ली यी ने गहरी सांस ली। उसने सुलह के लिए वांग बाओले की तलाश इसलिए की थी क्योंकि उसने एक रहस्यवादी कला प्राप्त की थी। इसमें महारत हासिल करने की शर्त बेहद अजीब थी। इसके लिए उसे उस व्यक्ति से प्यार करना था जिससे वह सबसे ज़्यादा नफरत करती थी और फिर अपने रोमांटिक रिश्ते को ख़त्म करना था। इसमें महारत हासिल करने का यही एकमात्र तरीका था। इसे हार्टलेस विलो आर्ट कहा जाता था। रहस्यवादी कला व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के अभिलेखों में नहीं पाई गई थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो डिप्टी गवर्नर ने उसे मंगल ग्रह पर आने के बाद दिया था और उसे उसका सचिव नियुक्त किया गया था। उसने गुप्त रूप से कॉलेज से संपर्क किया और उन्हें रहस्यवादी कला के बारे में बताया। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के उच्च अधिकारी हैरान रह गए और उसे आगे बढ़ने और इसमें महारत हासिल करने के लिए कहा। इसलिए वह अपनी चिंताओं को एक तरफ रख सकती थी और रहस्यवादी कला का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। उसने बहुत सोचा और गहराई से सोचा। ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जिसे वह सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, वांग बाओले। वह पागल है। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के अंदर वांग बाओले ने अचानक प्रसारण समाप्त कर दिया। ली यी के सुलह के लिए अचानक अनुरोध में कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक मूर्ख भी बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। वे सभी कहते हैं कि बड़े स्तनों वाली महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता। ली यी के स्तन बिल्कुल भी बड़े नहीं हैं, तो ऐसा क्यों है कि उसके पास दिमाग नहीं है? वांग बाओले ने नाक भान सिकोड़ी। उसने खुद को उससे ज़्यादा होशियार समझा। ऐसा नहीं हो सकता था कि उसकी अचानक दयालुता बेकार हो। जो लोग बिना वजह दोस्ताना थे वे सभी लुटेरे और बलात्कारी निकले। ये सही नहीं हो सकता।
क्या ये ली की कोशिश कर रही है? वांग बाओले का दिमाग लुटेरों और बलात्कारियों की छवि पर टिका हुआ था। उसके सिर में तुरंत खतरे की घंटी बज उठी। उसने खुद को आईने में देखा और उसका डर बढ़ गया। ली ही उसके अच्छे दिखने की वजह से उसके पीछे पड़ गई होगी। उसकी शर्म कहाँ चली गई? वांग बाओले के चेहरे पर गंभीरता थी। वह खुश भी था और हताश भी, और उसने निष्कर्ष निकाला कि अच्छा दिखना जितना वरदान है उतना ही अभिशाप भी। इतना सुंदर होना कि लोग उसके जीवन के हर पल उसके लिए तरसें और वासना करें, एक कष्टदायक और निराशाजनक संघर्ष होगा। वांग बाओले ने झुंझलाहट में आह भरी और चिप्स का एक बैग निकाला। वह अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर अपने स्नैक्स चबाने लगा। समय समय पर शिक्षक उसके दरवाजे पर दस्तक देते, अंदर आते और फिर अपनी रिपोर्ट उसे पेश करते। इस तरह आधा दिन बीत गया। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी में शिक्षक पुरुष और महिला शिक्षकों में विभाजित थे। अधिकांश साधक थे, जिनमें प्राचीन मार्शल क्षेत्र के शिखर पर सबसे कम साधना थी। उनके पास आकर्षक शरीर था और स्कूल के शिक्षकों के रूप में छात्रों की तरह उनकी पोशाक भी मानकीकृत थी। इसने दृश्य को आंखों के लिए बेहद सुखद बना दिया। भले ही स्कूल की देखरेख में बहुत अधिक अधिकार नहीं है, फिर भी मेरे पास कुछ 100 लोग हैं जो मुझे रिपोर्ट करते हैं। ये कॉलेज के धार्मिक आयुध मंडप में मंडप प्रमुख होने से बहुत अलग नहीं है। वांग बाओले ने नाश्ता किया और पूरे दिन अपनी आंखें मूंद लीं। अकादमी के प्रशासनिक कार्यालय की प्रमुख, विशेष रूप से एक युवा विवाहित महिला थी जो अभी 30 साल की नहीं हुई थी। उसका रूप ठीक ठाक था, हालांकि उसकी आंखें विशेष रूप से सुंदर थीं। ऐसा लगता था कि उनमें हुक छिपे हुए थे, और हर बार जब वह वांग बाओले को देखती तो वह खुद को हुक में फंसा हुआ और धीरे धीरे अंदर की ओर खींचता हुआ महसूस कर सकता था। वह वर्तमान स्थिति से बहुत प्रसन्न था। उसे लगता था कि अगर विशाल पेड़ मंगल पर नहीं होता तो उसकी वर्तमान स्थिति एकदम सही होती। समय तेजी से बीतता गया और कुछ ही देर में सूरज ढलने लगा। जैसे ही स्कूल का दिन खत्म हुआ, दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्र घर के लिए निकलने लगे। उन्होंने अपनी रोजाना की हरकतें जारी रखीं और अपने शानदार क्रूजर में सवार हो गए, और स्कूल से क्रूजर के बाहर निकलने की आवाज़ हवा में गूंजने लगी। ट्रिलुनारिस कॉरपोरेशन का युवक अपने 1 दर्जन सहपाठियों के साथ स्कूल छोड़ने वाले पहले कुछ लोगों में से एक था। वह सीधे बैटल एक्स होटल की ओर चल पड़ा। वे आज होटल जाने और 11 भव्य बैटल एक्स के तमाशे की प्रशंसा करने के लिए सहमत हुए थे। जब लगभग आधी छात्र आबादी चली गई थी तो वांग बाओले ने इमारत छोड़ दी और साधना के लिए अपने निवास पर वापस जाने की तैयारी की। तभी एक अप्रत्याशित अतिथि आया जो पूरे दिन गुस्से में उबल रहा था। ये ली यी थी। ली यी वास्तव में काफ़ी सुंदर थी। अपने घमंड और हर जगह एक दर्पण ले जाने की आवश्यकता के बावजूद वह एक सुंदर महिला होने के मानदंडों को पूरा करती थी। उसकी नाजुक, गोरी त्वचा और कामुक आकृति ने उसे एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक महिला बना दिया। उसकी पीठ का दृश्य विशेष रूप से आकर्षक था, उसके उभरे हुए नितंब और उसकी बेहद पतली कमर। जब वह दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के द्वार पर खड़ी थी तो उसके फिगर ने घर लौट रहे छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से ज़्यादातर युवा थे जो किशोरावस्था में थे और अपनी जवानी के शिखर पर थे। वे मासूमियत की उम्र में थे, और जब उन्होंने ली यी को देखा तो उनकी आंखें बाहर निकल आईं। ली यी ने उसके आकर्षण के प्रभावों को देखा और बेहद प्रसन्न हुई। उसने एक आईना निकाला और उसमें देखा, और वह भी अपनी सुंदरता से मोहित हो गई। वह अपनी सुंदरता पर आश्चर्य में अंदर ही अंदर आहें भरने लगी। उसके आसपास की छात्राएं घूरने लगीं और अपनी आंखों से खंजर चलाने लगीं। उन्हें ली यी के बगल में सस्ते नॉकआउट की तरह महसूस हुआ। उन्होंने ली यी को अपनी आंखों में शत्रुता के साथ देखा, और कुछ जो ज़्यादा ढीठ और कम शर्मीले थे उन्होंने बड़बड़ाना भी शुरू कर दिया। ये लोमड़ी कौन है? वह बहुत बूढ़ी है। क्या उसे अपने घर से बाहर निकलने में शर्म नहीं आती? कितनी मोटी और बदसूरत गांड है। पुरुष छात्रों की बिना पलक झपकाए घूरने और महिला छात्रों की शत्रुतापूर्ण निगाहों के बीच ली यी ने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और अपनी आवाज़ ऊंची की और दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी की ओर चिल्लाए, वांग बाओले, यहाँ आओ। उसके फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की साधना ने उसकी आवाज़ की मात्रा बढ़ा दी और उसे गड़गड़ाहट की तरह बना दिया। ये गड़गड़ाहट और बाहर की ओर फैल गई। आसपास के छात्र आश्चर्य में जम गए। उनके चेहरों पर तुरंत जिज्ञासा और रुचि का भाव दिखाई दिया। वांग बाओले अभी अभी कार्यालय भवन से बाहर निकले थे जब उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी। उन्होंने देखा और जाने वाले छात्रों की भीड़ को पार करते हुए ली यी को स्कूल के गेट के बाहर खड़ा देखा। उसने इतने छोटे कपड़े सिर्फ इसलिए पहने ताकि वह मुझे जीत सके और मेरा सुंदर शरीर अपने पास रख सके। वह वास्तव में मुझे ढूंढने आई थी। वांग बाओले तुरंत हाई अलर्ट पर चले गए। उसने अपने गोल चेहरे को छुआ और माथे पर थपकी दी। वह परेशान था और उसे लगा कि उसे इस तमाशे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वह स्कूल के गेट की ओर बढ़ गया। वांग बाओले गेट पर पहुंच गया। उसने उन छात्रों को अनदेखा कर दिया जो उत्सुक दर्शक बन गए थे और ली यी को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा,
ली ही, मैं जानता हूं कि मेरे पास एक शानदार शरीर और एक सुंदर चेहरा है। मैं न केवल संघ के 100 पौधों में से एक हूं, बल्कि मैं उसी साधना क्षेत्र में साधकों के बीच भी बेजोड़ हूं। मेरी क्षमता और प्रतिभा पूरे संघ में सभी से बढ़कर है। यहाँ तक कि संघ के अध्यक्ष ने भी कहा कि मैं एक विलक्षण व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं एक असंयमित, बिना किसी मानक वाला व्यक्ति नहीं हूँ। उसके आसपास के छात्रों ने जब वांग बाओले की बात सुनी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे अविश्वास से वांग बाओले को घूरते रहे, फिर मुड़कर ली यी की ओर देखने लगे। वे जो देख और सुन रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। क्या डीन वांग खुद की तारीफ कर रहा है? क्या वह उसे ठुकरा रहा है? ये तो बहुत बेशर्मी है। ली यी नाम की लड़की ने यह भी नहीं कहा कि उसे डीन वांग पसंद है। ली यी भी हैरान थी। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी और गुस्से से भड़कने वाली थी। वांग बाओले के शब्दों को जब दूसरी तरफ से देखा गया तो ऐसा लगा कि वही सिद्धांतहीन, बेलगाम और कोई मानक नहीं रखने वाली थी। हालांकि वह जल्द ही अनिश्चितता और संदेह में पड़ गई। हालांकि वांग बाओले ने जो कहा था वह वाकई गुस्सा दिलाने वाला था, लेकिन ये कुछ हद तक उसके सच्चे इरादों को दर्शाता था। आखिरकार वह यहाँ इसलिए आई थी ताकि वह अपनी रहस्यमय कला का अभ्यास करने के लिए वांग बाओले का इस्तेमाल कर सके। उसने गहरी सांस ली। वांग बाओले, आपको एक और शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। उसने अपना हाथ हिलाया। उसकी आंखें झुंझलाहट और हताशा से भरी हुई थीं। उन्होंने ली के चेहरे और उसके सुडौल शरीर को देखा, फिर वह खांसने लगा और आगे बढ़ गया। मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारे दिमाग में चल रहे सभी विचारों को खत्म कर देगा। वांग बाओले ने आह भरी और एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उनके आसपास के छात्र हैरान होकर देख रहे थे, क्योंकि वांग बाओले खोई हुई और भ्रमित ली यी के पास आया, अपनी बाहें फैलाए और उसे कसकर गले लगा लिया। ली यी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वह गले से बाहर निकलने और वांग बाओले को सहज रूप से थप्पड़ मारने वाली थी, तभी उसे अपनी योजना और उद्देश्य याद आ गया। उसने सांस ली। उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसने अपनी तीव्र नापसंदगी और घृणा की भावनाओं पर काबू पाया और खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस दृश्य ने उन छात्रों के बीच हलचल मचा दी जो अभी तक स्कूल से बाहर नहीं निकले थे। उन्हें ली यी और वांग बाओले का एक साथ देखना अविश्वसनीय लगा। यह उनकी सबसे बड़ी कल्पना से परे था। हे भगवान, क्या मेरी आंखें ये देख रही हैं? हमारे दीन बहुत ही अद्भुत हैं। इतनी सुंदर मिस्सी वास्तव में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। जैसे ही छात्रों के बीच हलचल मची, वांग बाओले ने ली को गले लगाया। यह अच्छा लगा। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह नहीं चाहता कि ली उसका फायदा उठाए, इसलिए उसने उसे जल्दी से छोड़ दिया और शांत भाव से कहा, तुमने मुझे पहले ही गले लगा लिया है, अब तुम जा सकती हो। ली अपने दिल में कोस रही थी। उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा, लेकिन उसने रहस्यवादी कला के बारे में सोचा और अपने दांत पीस लिए। वह इसे करने जा रही थी। उसने अपना सिर उठाया और अपनी नज़र को नरम करने की कोशिश की। उसने अपने होंठ खोले और बोलने ही वाली थी, तभी वांग बाओले की आवाज़ ट्रांसमिशन रिंग अचानक कंपन करने लगी। उसने अपना सिर नीचे किया और ट्रांसमिशन चेक किया। उसके चेहरे पर तुरंत गुस्सा झलक उठा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। मेरे युद्ध कुल्हाड़ियों को तोड़ना। ट्रांसमिशन भेजने वाला बैटल एक्स होटल का जू जेंजिंग था। प्रसारण में उनकी आवाज़ चिंताजनक लग रही थी, क्योंकि उन्होंने वांग बाओले को बताया कि फायर स्पिरिट अकादमी के ली वुचेन अपने छात्रों के एक बड़े समूह को होटल में ले गए थे। उनका इरादा युद्ध कुल्हाड़ियों को नष्ट करने का था। वह उन्हें लंबे समय तक रोक नहीं सका और इसलिए उसने मदद के लिए ये कॉल भेजा था। ली वुचेन, तुम कितने मूर्ख बन गए हो। वांग बाओले गुस्से में था। वह भागने ही वाला था कि उसकी नज़र ली पर पड़ी, जो ली के कामुक शरीर पर पड़ी। उसने अपने कंधे के ऊपर से एक आकस्मिक टिप्पणी की, ली, मुझे पता है कि तुम मेरे शानदार रूप के पीछे पड़े हो। मैं तुम्हें मेरे साथ स्नान करने का अवसर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी को स्वीकार करूंगा यदि तुम मुझे मंगल ग्रह पर उपलब्ध हर स्नैक में से एक खरीद कर दो। वांग बाओले ने छात्र समूह के साथ साथ ली की चौड़ी आंखों और उसके कांपते शरीर में होने वाले बाद के जोरदार हंगामे को अनदेखा कर दिया। वह जो कुछ भी उसने कहा था उससे वह बेहद उत्तेजित लग रही थी। वह मुड़ा, वापस आया और अपने क्रूजर में सवार हो गया, फिर बैटल एक्स होटल की ओर तेजी से निकल गया। जैसे ही वांग बाओले तेजी से निकल गया, दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के स्कूल गेट के बाहर हंगामा मच गया। न केवल छात्र गर्मागर्म बहस में उलझे हुए थे, बल्कि शिक्षक भी आपस में चर्चा करने लगे। डीन अपने कार्यालय की खिड़की पर खड़ा था और काफी देर तक दिलचस्पी से हंगामा देख रहा था। ली गुस्से से पागल हो रही थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन उसका मन पक्का था। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया, तो वह इसे आसानी से नहीं बदलेगी। उसके मिशन में निहित चुनौती उसकी उम्मीदों से बढ़कर लग रही थी, लेकिन वांग बाओले की उस पर नज़र उसकी नज़र से नहीं बच पाए। उसे पूरा भरोसा था कि वह सफल होगी।
वह घिनौनी मोटी औरत, मैं, ली ही, अपनी रहस्यवादी कला को विकसित करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। वर्तमान में, वांग बाओले अपने क्रूजर में खड़ा था और पूरी गति से बैटल एक्स होटल की ओर बढ़ रहा था। वह उतना ही क्रोधित था और अपने आकर्षण पर अचंभित था। हाँ, वह मेरे गले लगने से ही इतनी उत्साहित हो गई, और जब मैंने कहा कि मैं उसे खुद को साबित करने का मौका देने जा रहा हूं तो वह इतनी उत्तेजित हो गई। वांग बाओले ने ठहाका लगाया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। इसलिए ये में कुछ गड़बड़ है। वह मुझे बहुत नापसंद करती थी, लेकिन अभी कुछ पल पहले वह वास्तव में मेरे गले लगने और ताने मारने वाले शब्दों को बर्दाश्त करने को तैयार थी। वह कुछ नापाक साजिश रच रही होगी। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने जो पहले किया था वह शायद उसे परेशान करने जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह उसका परीक्षण कर रहा था। उसे ली का सुलह का अनुरोध और स्कूल में उसका अचानक आना संदिग्ध लगा था। पहले की अपनी छोटी सी परीक्षा के बाद उसने अपने संदेह की पुष्टि कर ली थी, हालांकि उसने उन्हें अपने तक ही सीमित रखा था। वांग बाओले ने मामले को एक तरफ रख दिया और खुद को मजबूत किया। क्रूजर बैटल एक्स होटल की ओर पूरी गति से दौड़ा, होटल के करीब और करीब आता गया। उसी समय बैटल एक्स होटल के बाहर फायर स्पिरिट अकादमी और दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी दोनों के कई छात्र एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। हवा में तनाव था, ऐसा लग रहा था कि कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। जिन डोजी एक, तुम्हारा नाम तुम पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। तुम्हें पिगलत दो जिन कहा जाना चाहिए। सुन चाओ, तुमने उस क्रूजर के लिए मुझसे लड़ने की हिम्मत की जिस पर मेरी नज़र थी। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। ली है, तुम सिर्फ बातें करते हो और कुछ नहीं करते। मेरे भाई ने कुछ दिन पहले तुम्हारे भाई की पिटाई की थी। आज मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। होटल के बाहर 100 से ज्यादा छात्र जमा थे। उनमें से ज्यादातर फायर स्पिरिट अकादमी से थे और दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी से लगभग 2 दर्जन छात्र थे। बाद वाला समूह पूरी तरह से घायल और पीटा हुआ था। घिरे जाने और फंस जाने के बावजूद वे बहादुर बने रहे। गालियां और अपमान जारी रहे। दोनों अकादमियों की प्रतिस्पर्धी प्रकृति ने उनके छात्रों के रवैये को भी प्रभावित किया था और दोनों समूहों ने एक दूसरे के प्रति गहरी नापसंदगी विकसित की। दोनों समूहों के कई छात्र एक ही राजनीतिक ताकत से आ सकते हैं। हालांकि एक ही राजनीतिक ताकत के भीतर भी कई गुट मौजूद थे। समूहों के भीतर संघर्ष अंतहीन थे। जिन डोजी और उनके दोस्तों का समूह होटल में परेशानी पैदा करने के इरादे से नहीं आया था। वे मूल रूप से युद्ध कुल्हाड़ियों को देखना चाहते थे। फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों से उनका टकराना एक संयोग था और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। जो अपमान के आदान प्रदान के रूप में शुरू हुआ था वह लड़ाई में बदल गया। सड़क के उस पार फायर स्पिरिट अकादमी होने के कारण उक्त अकादमी के 100 से अधिक छात्र जल्द ही वहां पहुंच गए। होटल के कर्मचारियों ने बढ़ते तनाव को देखा और वे दोनों पक्षों को शांत करने के लिए आगे आए, लेकिन तभी ली वुचेन ने अपना मौका देखा और छात्रों के दो समूहों के बीच अराजक स्थिति का फायदा उठाया। उसने तुरंत हस्तक्षेप किया और 3 युद्ध कुल्हाड़ियों को नष्ट कर दिया। इससे संघर्ष और बढ़ गया। इसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। इससे पहले कि ली वुचेन को एहसास होता कि होटल का स्वामित्व बदल गया है, वह युद्ध कुल्हाड़ियों को नष्ट करने पर ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन से होने वाले विरोध के बारे में चिंतित हो सकता था। हालांकि जब से उसे पता चला कि होटल अब ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के नाम से नहीं है, उसे अब अपने कार्यों के परिणामों का डर नहीं था। उसने निडरता से युद्ध कुल्हाड़ियों को नष्ट कर दिया। उसने पूरे टकराव के दौरान अपने हमले जारी रखे और हवा में गगनभेदी विस्फोटों की गड़गड़ाहट हुई क्योंकि सभी 10 नए बनाए गए युद्ध कुल्हाड़ियां नष्ट हो गईं। उसने आखिरी खड़े युद्ध कुल्हाड़ी पर प्रहार करना जारी रखा, वह मूल युद्ध कुल्हाड़ी जिसे युद्ध कुल्हाड़ी होटल ने खड़ा किया था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी अलग सामग्री से बना है, क्योंकि यह उसके हमलों को झेल गया और तुरंत उड़ नहीं गया। हालांकि प्रत्येक नए प्रहार के साथ इसकी सतह पर दरारें बढ़ती गईं। होटल के सुरक्षा गार्ड ज्यादातर ट्रू ब्रीथ रियल कल्टिवेटर थे। वे ली वुचेन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते थे। वे उसे रोक नहीं सकते थे और केवल किनारे पर खड़े होकर देख सकते थे और परेशान हो सकते थे। शक्तिशाली डीन ली की जय हो। चलो इस युद्ध कुल्हाड़ी होटल को ध्वस्त कर दें। शक्तिशाली डीन ली की जय हो। हा। जैसे ही ली वुचेन ने अपना हमला जारी रखा, हवा में पत्थर के टुकड़े फटने लगे। युद्ध कुल्हाड़ी पर और दरारें दिखाई देने लगीं। जिन डोजी और उसके दोस्त घबरा गए। तुम लोग बहुत ज्यादा हो। हमारे डीन वांग बाओले हैं। वे जल्द ही यहाँ आएंगे। क्या तुमने वांग बाओले के बारे में नहीं सुना है? फायर स्पिरिट अकादमी के छात्र जोर से हंसने लगे। उन्होंने जिन डोजी और उसके दोस्तों को घृणा से देखा और कुछ ने तो उनका मजाक भी उड़ाया। बेशक हमने सुना है। क्या तुम्हारा मतलब उस मोटे से है? अगर वह आज हिम्मत करके आया तो हमारे डीनली उसकी पिटाई कर देंगे। वह अपने आकार से दोगुना हो जाएगा। ये सही है। मैंने सुना है कि तुम्हारा ये डीन वांग शक्तिशाली लग सकता है, लेकिन वास्तव में वह काया है। तुम भी, जिन डोजी, तुम भी एक और सुअर के सिर हो।
कौन एक कठपुतली के लिए एक होटल का आदान प्रदान करता है? क्या तुम मूर्ख हो? मैंने सुना है कि उपराज्यपाल उसे बहुत पसंद नहीं करते हैं। मेरे पिता उपराज्यपाल के लिए काम करते हैं। अगर वह आज हिम्मत करके आया तो मैं अपने पिता को उसकी शिकायत करूंगा। झगड़ा जारी रहा। फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों का ताना मारना, द माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों की तीखी प्रतिक्रियाएं और ली वुचेन द्वारा युद्ध कुल्हाड़ी पर हमला करने की आवाज़ें जारी रहीं। तभी अचानक दूर से एक तेज़ रफ्तार से आती हुई क्रूज़र की तीखी आवाज़ आई। क्रूज़र के नज़दीक आने से पहले ही क्रूज़र से एक भयंकर गर्जना फूट पड़ी। ली वुचेन, तुम मरना चाहते हो? वान बाओले क्रूज़र से बाहर निकल गया, उसकी आवाज़ हवा में गूंज उठी। वह इतना तेज था कि उसने अपने क्रूज़र को पीछे छोड़ दिया। उसने एक ही छलांग में 100 गज की दूरी तय की, जिससे उसे आते देख सभी चौंक गए। उसने 2 कदम और आगे बढ़ाए और ली वुचेन के ठीक सामने आ गया। उसकी मुट्ठी आगे की ओर उड़ गई। ली वुचेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह तुरंत पीछे हट गया और उसकी उंगलियों ने तेजी से हाथ की मुहरें बना लीं। तुरंत उसके सामने पानी की एक बूंद दिखाई दी। ये साफ और शुद्ध थी और इसने एक रक्षात्मक अवरोध बनाया जो वान बाओले की क्रोधित मुट्ठी से सीधे टकराया। एक विस्फोट हुआ जिससे धरती में कंपन और आसमान में सिहरन पैदा हो गई। ली वुचेन घबरा गया। उसके सामने पानी का पर्दा वान बाओले के प्रहार की शक्ति का सामना नहीं कर सका। ये तुरंत टूट गया। ली वुचेन ने देखा कि वान बाओले अपनी आंखों में हत्या के भाव के साथ उस पर हमला कर रहा था। ठीक उसी क्षण फायर स्पिरिट अकादमी से एक खर्राटे की आवाज़ आई। 7 से 8 आकृतियां उनकी ओर दौड़ी। उनमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसकी साधना फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के अंतिम चरण में थी, जो स्पष्ट रूप से बाकी लोगों की तुलना में काफ़ी अधिक थी। वह बाकी लोगों से बेहतर आभा बिखेरता था, जो भयावह थी और उसमें अहंकार की झलक थी। ये व्यक्ति फायर स्पिरिट अकादमी का डीन था। बाकी सभी उसी अकादमी के शिक्षक थे। वे सभी ली वुचेन द्वारा एकत्रित किए गए समर्थन थे, क्योंकि ली वुचेन को पता था कि वान बाओले कितने शक्तिशाली हैं। वह जो कुछ भी जानता था वह सुनी सुनाई बातों से था, लेकिन जबकि उसने कभी वास्तविक युद्ध में वान बाओले को नहीं देखा था, वह जानता था कि वान बाओले एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। वे मदद करने के लिए सहमत हुए क्योंकि ली वुचेन ने उनकी मदद मांगी थी। दूसरा कारण ये था कि उन्हें 11 युद्ध कुल्हाड़ियों का विचार भी भयानक लगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण 2 स्कूलों के बीच मौजूद संघर्ष और प्रतिस्पर्धा थी। वे इस अवसर का उपयोग अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए करना चाहते थे। तो क्या हुआ अगर आप नए नियुक्त हुए? दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के डीन की उम्र बढ़ने के साथ दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी अब पहले की तरह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। फायर स्पिरिट अकादमी को मंगल ग्रह पर 2 कुलीन अकादमी में से एक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे मंगल ग्रह पर एकमात्र कुलीन अकादमी के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे ग्रह पर सर्वश्रेष्ठ अकादमी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। उनका उद्देश्य अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना और साबित करना था। वे चाहते थे कि वान बाओले भविष्य में जब भी फायर स्पिरिट अकादमी से किसी को देखे तो अपना सिर झुका लें। फायर स्पिरिट अकादमी के डीन ने वान बाओले की लड़ने की क्षमताओं के बारे में जानकारी मांगी थी। वह जानता था कि वान बाओले ने मिस्टिक लूना दायरे में लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के साधकों से परहेज किया था और इसके बजाय उन्हें दूर टेलीपोर्ट करने का विकल्प चुना था। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। जैसे ही वह पास आया, फायर स्पिरिट अकादमी के डीन ने गरजते हुए कहा, भागो। जोरदार दहाड़ हवा में तेजी से फैल गई और वान बाओले की ओर बढ़ी, जो ली वुचेन के पीछे जाने का इरादा रखता था, एक कर्णभेदी हमले के रूप में। ली वुचेन जोर से हंसा। उसने पीछे हटना बंद कर दिया और इसके बजाय वान बाओले पर हमला करना शुरू कर दिया। वे 2 तरफ से वान बाओले पर टूट पड़े। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं एक लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खुद को नहीं बचा सकता? वान बाओले ने गरजते हुए कहा। उसकी आंखों में जानलेवा गुस्सा जल रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने 7वीं कक्षा के धार्मिक आयुध कृपाण को बुलाया। फिर वह निकट आ रहे फायर स्पिरिट अकादमी के डीन की ओर वार किया। जैसे ही ब्लेड हवा में घूमा, उसके चारों ओर एक काला बवंडर उठा। यह एक काले मगरमच्छ में बदल गया। जैसे ही मगरमच्छ चिल्लाया, वान बाओले के अंदर का हरा कमल हिंसक रूप से हिल गया। उसके शरीर के अंदर तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें फूट पड़ीं। उन्होंने वान बाओले की साधना को बढ़ाया और उसके भौतिक शरीर को उसकी क्षमता की सीमा तक मजबूत किया। सब कुछ उसी क्षण समाप्त हो गया। वान बाओले की दहाड़ ने फायर स्पिरिट अकादमी के डीन की दहाड़ को दबा दिया। जैसे ही उनका ब्लेड स्वर्ग से नीचे उतरा, उनकी भारी उपस्थिति आसमान तक पहुंच गई। स्वर्ग बदल गया। सब कुछ थम गया। ली वुचेन सदमे और आतंक में पीछे हट गया। फायर स्पिरिट अकादमी के अन्य शिक्षक भी उतने ही अचंभित थे। फायर स्पिरिट अकादमी के डीन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उनके सिर में खतरे की प्रबल भावना फूट पड़ी। यह अचानक आई सुनामी की तरह था जो उन्हें नीचे खींचने की धमकी दे रही थी। यह असंभव है।
चौंकने वाली सांसों के बीच, सभी की आंखों के सामने, वांग बाओले एक बवंडर में आकाश से नीचे उतरे, उनकी सैकड़ों फीट लंबी ब्लेड से तेज रोशनी चमक रही थी। यह आकाश को चीरती हुई निकल गई।